एक शख्स जब भी कोई एक पहले तो फ्रीलांसर होता है, फ्रीलांसिंग के बाद वो अपने साथ एक बंदा और अटैच कर लेता है और फिर आहिस्ता एजेंसी की तरफ जाता है। फ्रीलांसिंग से एजेंसी की तरफ कैसे जाया जाता है, ये कैसे पता लगता है कि यार अब ये वक्त है कि मुझे एजेंसी फॉर्म कर लेनी चाहिए? ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है और इसको मैं दो तरीक़ों से जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक मैं अपनी जो है जर्नी उससे बताऊँगा और दूसरा मैं स्टेजेस ऑफ बिजनेस बताऊँगा कि किस स्टेज के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और कब उसको फिर नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहिए। कोई भी बंदा अपनी जर्नी का आगाज़ करना चाहता है तो वो कैसे फाइंड आउट करे अपनी नीश को, कैसे अपने आप को करे कि यार मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैं ई कॉमर्स की ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, या आगाज़ कैसे करे अपने काम का? अच्छा, सबसे पहले जो है ना वो बहुत ही कोई अच्छा हो जाएगा जब आपको जो है ना जिस चीज़ से मोहब्बत हो उस चीज़ के अंदर आप काम करो। लेकिन यहाँ पर गलती क्या करते हैं लोग, परफेक्शनिज्म में चले जाते हैं। बिजनेस ओनर्स का नुकसान जो है ना परफेक्शनिज्म ने सबसे ज़्यादा है और मैं खुद उसके अंदर शामिल हूँ। एक बंदा स्टार्ट कैसे करे, सीखे कहाँ से, अपना टीचर को कैसे सिलेक्ट करे और कहाँ से उसने कोर्स करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए, तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बताएं ज़रा। मेंटोर्स जो है ना वो फाइंड आउट करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। प्रॉब्लम ये होती है लोग जो ना शशके में आ जाते हैं कि यार अच्छा ये कह रहा है $10,000, ये कह रहा है $20,000, चलो $20,000 वाला का कोर्स ले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे साथ मौजूद हैं कमाल हुसैन भाई, और जो कि मेरी इंडस्ट्री से ही ताल्लुक़ रखते हैं और जो कि बिजनेस कोच भी हैं। अमेज़ॉनर जो है ना वो इंडस्ट्री के अमेज़ॉनर कंसल्टेंसी इनकी एजेंसी है। और मैं चाहूँगा बल्कि सबसे पहले तो कि मैं अस्सलाम वालेकुम कमाल भाई। अच्छा, मैं ये चाहूँगा दूसरी दफ़ा में कि कमाल भाई खुद ही जो है ना वो अपना इंट्रोडक्शन कराएं, क्योंकि अभी हमारी इससे पहले भी बात हो रही थी कि 3 से 4 माशाल्लाह इनके वेंचर्स हैं और ये उसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो पहला सवाल ये है कि कमाल भाई अपने बिजनेस के बारे में बताएं, अपना इंट्रोडक्शन दें शॉर्ट सा, और कैसे आप इस इंडस्ट्री की तरफ आए, क्योंकि एक इंजीनियर को इंजीनियर से राह होती है, तो मैंने सेंस कर लिया था कि आप भी एनआईटी से पढ़े हुए हैं और इंजीनियर भी हैं, तो कैसे आपका पूरा रास्ता बना कि इंजीनियरिंग से आपने इस तरफ मूव ऑन किया? जी कमाल भाई। अच्छी, सबसे पहले वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर हसन साहब। अच्छा, थोड़ा सा अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं तो बेसिकली मैंने एनआईटी यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग कंप्लीट की थी। उसके बाद जो है वो फातिमा फर्टिलाइजर, एक बड़ी ज़बरदस्त रिनाउंड जो है वो पाकिस्तान की टॉप फर्टिलाइजर की कंपनी है, वहाँ पर मैंने 1 साल जॉब की थी। सादकाबाद में था मैं, राइश भी वहाँ पर थी, सब चीज़ें वहाँ पर थी। फिर जो है वो इवेंट मैनेजमेंट का बहुत शौक था। एनआईटी में बहुत इवेंट्स मैंने अरेंज करवाए थे, तो सोचा कि ये फील्ड को एक्सप्लोर किया जाए, और बिजनेस का तो शौक था ही। तो सोचा ये था कि भाई फातिमा को छोड़ें, क्योंकि नहीं समझ आ रहा था जो है वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी ज्वाइन करें और उसी के अंदर फिर कल को बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे। तो वो ज्वाइन की, 1 साल वहाँ गुजारा। फिर उसके एंड में ही जो है ना 1 साल के एंड में अमेज़ॉन फील्ड का पता चला, उसके जो है ना वो स्कोप का पता चला, डॉलर इनकम का पता चला और बहुत सारे और फायदे। तो बहरहाल उस तरफ फिर दिल माइल हो गया और तब से लेकर जो है ना वो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 5 ईयर्स से जो है वो ई कॉमर्स की फील्ड से ताल्लुक है। इसमें फिर बहुत चीज़ें ट्राई की, अमेज़ॉन, FBA, PL और ड्रॉप शिपिंग भी किसी ज़माने में और जो है ना वो लोकल ई कॉमर्स के अंदर बहुत इन हो गए। अभी मेरी एक सेपरेट कंपनी लोकल ई कॉमर्स के लिए भी चल रही है। दुबई में भी हम सेल कर रहे हैं और पाकिस्तान में भी सेल कर रहे हैं। और फिर डिफरेंट चीज़ें और ट्राई करना, बिटकॉइन के ज़माने में बिटकॉइन भी ट्राई किया, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें ट्राई की, प्रॉपर्टी के अंदर भी गई, ये हो गई। लेकिन ओवरऑल अगर मुझे पहचाना जाता है तो वो ई कॉमर्स के लिहाज से पहचाना जाता है। और प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में भी गए, सर्विस बेस्ड बिजनेस में भी गए। एक हमारी कंपनी जो है वो उसका टूल है, तो वो सास की जो इंडस्ट्री है उसमें भी हम लोग गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह डिफरेंट जो है ना वो एक्सपीरियंसेस चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें सीखी हैं, कुछ चीज़ें मार खा के सीखी हैं, बहुत थोड़ी सी चीज़ें सक्सेस होकर सीखी हैं। तो ज़्यादातर फेलियर से बहुत चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह सीखी मैंने, और शुक्र करता हूँ अल्लाह ताला का। तो ये छोटा सा बस सही। अच्छा, अभी एट दिस मोमेंट आपकी जो लाइव डोमेन है, मतलब किन डोमेन्स में आप काम कर रहे हैं? कोई जो आप बता रहे थे 4 डोमेन्स आप बता रहे हैं। जी, बेसिकली सबसे पहली कंपनी तो अमेज़ॉनर कंसल्टिंग सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, जो कि जिसमें अमेज़ॉन के US, UK, कनाडा के जो क्लाइंट्स होते हैं उनको हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, मार्केटिंग की और ग्राफिक्स वगैरह की। सेकंड जो है वो सेकंड भी ई कॉमर्स से ताल्लुक है, लेकिन वो उसमें हम हमारे अपने प्रोडक्ट्स होते हैं। अमेज़ॉनर कंसल्टिंग जो है सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है। हक इंटरप्राइजेज जो मेरी कंपनी है वो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है। तो उसमें हम अपने प्रोडक्ट चाइना से डिफरेंट यूनिक प्रोडक्ट्स हम मंगवाते हैं, उसको हम पाकिस्तान में और दुबई में सेल करते हैं। 1-2 प्रोडक्ट्स की अगर मैं एग्जांपल दूं,
क्योंकि यूनिकनेस हमारा और लोगों की लाइफ को आसान करने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है। अगर वो नहीं हो तो फिर हम सेल नहीं करते। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक नेल क्लिपर हमारा एक प्रोडक्ट था, पाकिस्तान में लाने वाले हम लोग हैं। आपने नाखून आज तक जो है ना सोचा नहीं था कि भाई इलेक्ट्रिक से कैसे कटेंगे। वो छोटी सी मशीन है, बटन होता है, आप दबाएं और वो मजे से जो है ना वो कट जाते हैं। खास करके शुगर वाले पेशेंट्स, उनके लिए नाखून काटना बहुत मुश्किल होता है। बूढ़े लोग जो होते हैं, बच्चे जो होते हैं, तो ये लाइफ को आसान करने वाला प्रोडक्ट। फिर एक बैग हमने निकाला था, ट्रैवलिंग बैग। इतना सा हो जाता है, आप जिप खोलते हो फिर बड़ा हो जाता है, और जिप खोलते हो और बड़ा होता है। पिछले साल पाकिस्तान में हम लोग लाए थे और अभी कम से कम 100 लोग उसको बेच रहे हैं। सबसे पहले पाकिस्तान में लाने वाला वो प्रोडक्ट हम लोग थे। आप ट्रैवल करने जाते हो तब सामान नहीं होता, लेकिन वापसी में गिफ्ट्स वगैरह होते हैं तो आपको बैग्स चाहिए होते हैं। तो हाँ, तो ये है दो मैंने बताया आपको, ई कॉमर्स है, लेकिन एक सर्विस है और एक जो है वो प्रोडक्ट है। इसके अलावा एक टूल है, स्ट्राइटसोल हमारी कंपनी है, जिसमें डिफरेंट जो है ना वो टूल्स को हमने गैदर करके 40+ टूल्स को हमने गैदर करके एक सिंगल टूल अपना बनाया है और इसको हम लोग सेल करते हैं। इसके अंदर बहुत मशहूर टूल्स के अगर मैं नाम लूं, कैलेंडरी हो गया, जो है वो आपका क्लिक फनल हो गया, और आपका टीचेबल हो गया, और ईमेल मार्केटिंग के लिए मेलचिम्प ले लें, तो बहुत सारे फीचर्स। सोशल मीडिया ऑटोमेशन और स्केजुलिंग के लिए आप सोशल चैम्प ले लें। इन सबको इंटीग्रेट करके हमने जो अपने टूल के अंदर डाल दिया है। अगर ये सारे टूल आप अलग अलग खरीदने जाएं तो $3000 पर मंथ आपका रिकरिंग कॉस्ट होगी, और हमारा टूल सिर्फ $100 में ये सब चीजें जो है वो प्रोवाइड करता है। क्या आपका टूल्स API प्रोवाइड करके इंटीग्रेशन दे रहा है? नहीं, वो हम टाइम के साथ जो है ना वो ऐड कर रहे हैं। जिस तरह से व्हाट्सएप की API हमने ऐड कर दी है, ठीक है ना, व्हाट्सएप आपका कनेक्ट हो जाता है, व्हाट्सएप मार्केटिंग पूरी आप उसके थ्रू कर सकते हो। हाँ, इस तरीके से हम फर्दर और API, Zapier कनेक्ट हो जाता है, वर्डप्रेस कनेक्ट हो जाता है। कनेक्ट हो रहा है आपके उससे? हाँ, वो हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता हम जो अगर Zapier भी कनेक्ट हो रहा है तो आप सारी ऑटोमेशन उससे ले ही सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मेन जो टूल्स है ना वो इसकी API आहिस्ता आहिस्ता कनेक्ट हो रही हैं, और फ्यूचर में इंशाल्लाह और हम करेंगे इसको, और हम करेंगे। लास्ट, सॉरी, 4 चीजें हैं। तो लास्ट चीज जो है वो पाकपेस कंपनी का नाम है। उसका विजन ये है कि डिफरेंट ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करके लोगों की लाइफ को आसान करना, जिसमें से जो पहली ऑडियंस मैंने सेलेक्ट की है वो है बिजनेस ओनर्स की हेल्प करना। क्योंकि बिजनेस ओनर जब ग्रो करेगा तो वो क्या करेगा, वो अपने टीम मेंबर्स को ग्रो करवाएगा, ठीक है, वो एक अच्छा प्रोडक्ट, अच्छी सर्विस अच्छे क्लाइंट्स तक पहुंचाएगा, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट बनेगा, वो गवर्नमेंट को टैक्सेशन देगा, गवर्नमेंट का पार्ट बनेगा, और सबसे ज्यादा जरूरी वो अपनी फैमिली और अपना ख्याल रखेगा। तो एक जो बिजनेस ओनर होता है उसके ऊपर अगर हेल्प वो की जाए, टाइम लगाया जाए, तो इफेक्ट बहुत बड़ा आता है। तो उनकी मैं डिफरेंट ट्रेनिंग्स करता हूँ, डिफरेंट ट्रेनिंग्स का पूरा मेरा वो है, तो वो किसी मतलब बाद में उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। बट चलिए, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, और हम चाहेंगे कि आपसे हम सीखें कि एक शख्स जब भी कोई एक, पहले तो फ्रीलांसर होता है, फ्रीलांसिंग के बाद वो अपने साथ एक बंदा और अटैच कर लेता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता एजेंसी की तरफ जाता है। फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि फ्रीलांसिंग से एजेंसी की तरफ कैसे जाया जाता है? सही है। दूसरा क्वेश्चन मैं इसमें ऐड करूंगा कि जब आप, ये कैसे पता लगता है कि यार अब ये वक्त है कि मुझे एजेंसी फॉर्म कर लेनी चाहिए? क्योंकि ये अगर उससे पहले कोई करता है तब भी नाकाम, उसके बाद कोई करता है तब भी वो लेट हो गया। तो वो एग्जैक्ट वो सिचुएशन कौन सी होती है जब हम बोले कि नहीं यार अब मुझे एजेंसी बिल्डअप कर लेनी चाहिए? क्योंकि कुछ लोग बहुत लेट कर देते हैं, कुछ लोग बहुत जल्दी कर लेते हैं, तो दोनों ही नुकसान में रहते हैं। तो फ्रीलांसिंग से एजेंसी में कैसे कन्वर्ट हो सकता है एक शख्स? ठीक है, अच्छा जी, ये बड़ा जबरदस्त सवाल है और इसको मैं 2 तरीकों से जवाब देने की कोशिश करूंगा। एक मैं अपनी जो है जर्नी उससे बताऊंगा, और दूसरा मैं स्टेजेस ऑफ बिजनेस बताऊंगा कि किस स्टेज के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं और कब उसको फिर नेक्स्ट स्टेज में जाना चाहिए। सबसे पहले मेरी जर्नी भी यही थी कि हमने जो है ना वो सबसे पहले स्किल लर्न किया, क्योंकि जब तक स्किल नहीं आता और आप सर्विस दे रहे हो, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो और आप जो है ना वो धोखा दे रहे हो किसी को। तो सबसे पहला काम होता है स्किल लर्न करना, ठीक है ना। और स्किल लर्न करके आप फिर क्लाइंट्स लेते हो। क्लाइंट्स आपको काम क्यों देते हैं? क्योंकि भाई आपके पैसे बहुत कम होते हैं, जाहिर सी बात है, आपने अभी भी सीखा होता है। तो क्लाइंट की भी मजबूरी होती है और आपकी भी मजबूरी होती है। आपको डायरेक्टली बड़ा क्लाइंट नहीं पकड़ना होता झूठ बोल के, जिसको आप सर्विस नहीं दे पाओ। तो इस तरीके से इवेंचुअली दोनों की मैचिंग होती है। आप एक क्लाइंट है उसको सर्व करते हो, फिर 2 क्लाइंट, फिर 3 क्लाइंट। सबसे पहले डिपार्टमेंट से जो आपको निकलना होता है वो टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। मैं ये फ्रीलांसर्स को के लिए मैं ये बता रहा हूँ। तो सबसे पहला डिपार्टमेंट जिससे बिजनेस ओनर को निकलना होता है वो क्या होता है? टेक्निकल डिपार्टमेंट। तो आपके पास क्लाइंट आते हैं, आप उनका पहले काम खुद करते हो, फिर 1 क्लाइंट, 2 क्लाइंट, 3 क्लाइंट, 4 क्लाइंट जब हो जाते हैं, ठीक है, तब क्या होता है आप फिर 5वां क्लाइंट नहीं ले पाते, क्योंकि चारों की टेक्निकल मैनेजमेंट आपके ऊपर होती है। फिर वहां पर आप टेक्निकल जो है ना एम्प्लॉय हायर कर लेते हो, फिर और क्लाइंट्स आप लाते हो, सेल्स और मार्केटिंग आप करते हो और क्लाइंट्स लाते हो, फिर एक और बंदा टेक्निकल, फिर 3 बंदा टेक्निकल, और आप पूरा अपने आप को स्विच कर लेते हो सेल्स और मार्केटिंग के अंदर, और टेक्निकल की आपकी टीम बन जाती है। फिर एक वक्त आता है जहां पर सेल्स और मार्केटिंग आपके लिए रिपीटेटिव टास्क होने लगती है कि यार मैं ये क्या रिपीटेटिव काम कर रहा हूँ। फिर वहां पर आहिस्ता आहिस्ता आप
सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर 1 बंदा 2 बंदा 3 बंदे वहां बिठाकर उसको ग्रो करते हो। फिर इवेंचुअली आपको पता चलता है कि यार ये मैं क्या काम कर रहा हूँ, लेकिन बार बार फिर मुझे एचआर डिपार्टमेंट में जाना पड़ता है और हायरिंग खुद करनी पड़ती है, फिर कोई चला जाता है फिर हायरिंग करनी पड़ती है, अटेंडेंस कैलकुलेट करनी पड़ती है और मुझे सैलरीज निकालनी पड़ती हैं। मैं अपना फोकस छोड़ के जो है ना इन कामों में आ जाता हूँ। जब ये इस तरह फील होता है फिर आप क्या करते हो, एचआर का बंदा बिठाते हो। और मैंने 300 लोगों की एम्प्लॉइज की जो टीम है उनको सिर्फ 2 एचआर के लोगों को मैनेज करते हुए देखा है। एचआर इज द वेरी मतलब ऐसा वो डिपार्टमेंट है जो कि बहुत आसानी से जिसका सिस्टम बनकर आप उसको चला सकते हो। 100 एम्प्लॉइज वाले कंपनीज में मैंने सिर्फ एचआर का बंदा देखा है, टूल्स शूज होते हैं, पूरा ऑटोमेट हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर फिर आप एचआर का रखते हो और आप वापस ग्रोथ एंड एक्सपेंशन की तरफ चले जाते हो। तो तरीका क्या है, बेसिकली सीढ़ियां जैसे होता है ना, आपने एक सीढ़ी चढ़ी, वहां पर आपने चीजें सेट की, वहां पे बिठाया, आप दूसरी सीढ़ी पे चले गए, फिर वहां पर आपने चीजें सेट की, किसी और को बिठाया, फिर तो ये बिजनेस ग्रोथ इसका नाम है। ठीक है, तो मेरी भी जर्नी ऐसी थी, सेम इसी तरीके से टेक्निकल लोग हायर किए, फिर सेल्स एंड मार्केटिंग में, और फिर एचआर, और फिर ग्रो किया, फिर एक ऑफिस हमारा पूरा हो गया, फिर दूसरे ऑफिस में गए, फिर दूसरे ऑफिस से हमने नीचे वाली जगह भी ली, छत वाली जगह भी ली, तो इस तरीके से हमने अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो किया। ठीक है, तो एक तो ये तरीका है। सेकंड जो तरीका जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से एक फ्रीलांसर जो है वो एजेंसी की तरफ कन्वर्ट हो सकता है, या इसको मैं ब्रॉड कर लेता हूँ। ठीक है, कि कोई भी बिजनेस वो ग्रो कैसे, इंडिविजुअलिटी से लेके कंपनी तक कैसे बनता है। हाँ, इंडिविजुअल से लेके या बिजनेस स्टार्ट करने से लेके वो एक स्केलेबल बिजनेस जो कि लेट्स से एक एंड हम सेलेक्ट कर लेते हैं कि वो आईपीओ बन गई है। ठीक है, कि वो स्टॉक में लिस्ट हो गई है, तो ये हम एंड ले लेते हैं, और स्टार्ट ये है कि भाई अभी एक पहला प्रोडक्ट या पहली सर्विस बेची है। ठीक है, तो यहां से वहां तक की जर्नी को मैं 5 स्टेजेस में डिवाइड करता हूँ। सबसे पहला स्टेज होता है स्ट्रगलिंग का। अच्छा, स्ट्रगलिंग में क्या होता है कि भाई आपको अपना बिजनेस मॉडल ही नहीं पता होता। बिजनेस मॉडल क्या होता है, बिजनेस मॉडल में 3 चीजें आती हैं, आपका प्रोडक्ट या सर्विस, क्योंकि प्रोडक्ट या सर्विस नहीं होगा तो बिजनेस नहीं कहलाएगा। वो प्रोडक्ट या सर्विस जिसको दिया जाए उसके लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग हो। ठीक है, एनपीडीज मैं इसको कहता हूँ, नीड्स, प्रॉब्लम्स या डिजायर्स का सोल्यूशन हो आपका प्रोडक्ट उस आपके कस्टमर के लिए, ऑडियंस के लिए। तीसरा होता है प्रॉफिट। जाहिर है प्रॉफिट के बगैर तो बिजनेस बनता ही नहीं है। तो ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तब बनता है बिजनेस मॉडल। और स्ट्रगलिंग स्टेज जो पहली होती है उसमें बस आप एक जज्बा होता है और आप शुरू कर देते हो। तो लेकिन पता नहीं होता कि एग्जैक्टली किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना। नहीं बेचना, किसी को मैं बोलता हूँ ना वो फ्रीलांसर्स को, क्यों नहीं बेचूंगा, सबको बेचूंगा। भाई ऐसे आइडेंटिफिकेशन होती है कस्टमर की जिसको आपको नहीं बेचना, वो आपको दोनों हाथों से पैसे दे तब भी आपको नहीं लेने। कुछ क्लाइंट पास में ऐसे गुजरे हैं, वो खून चूस लेते हैं हमारा, रातों को कॉल, हर वक्त, हर 2 घंटे में कॉल, ये वो। तो उस सुकून को बर्बाद करने से बेहतर है आप जो है ना वो उसको पैसे आप उससे लो ही नहीं। उनको आइडेंटिफिकेशन होती है, और फिर प्रोडक्ट भी पता हो कि कौन सा। जैसे तो मैंने गलती क्या की शुरू के 2 साल के, मैंने बोला अमेज़न की मैं हर सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। वो तो शुरुआत में मैं कंपनी फॉर्मेशन भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, वो भी करूंगा, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर बाद में जब पता चला कि भाई आप नीश जितना होगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगे, उतना ज्यादा लोग आपको पहचानेंगे और इस नीश के अंदर आप लीडर बनोगे। ऐसा ही है। तो बहरहाल पहला स्टेज, और बहुत सारी बातें पहले स्टेज में, लेकिन ये पहला स्टेज होता है। तो इस स्टेज में स्टार्टिंग में सबसे पहला काम आपका होना चाहिए, कोई सिस्टम्स के ऊपर बात नहीं करनी, कोई ऑटोमेशन नहीं करनी। सबसे पहले अपना बिजनेस मॉडल है उसको फाइनल करें, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना, क्या बेचना है, कैसे बेचना, प्रॉफिट कितना कमाना है। ठीक है, ये जब आप फाइनल करते हो उसके बाद फिर आप कहाँ जाते हो, आप सेकंड स्टेज में आते हो, जिसको मैं कहता हूँ सर्वाइवल। स्ट्रगलिंग, फिर सर्वाइवल में ये होता है कि आपकी जो सेल्स और मार्केटिंग है वो कंसिस्टेंट नहीं होती। सर्वाइवल में मसले सेल्स और मार्केटिंग के होते हैं। फिर टुक क्लाइंट्स तो आ रहे थे, टुक बिजनेस चल रहा था, बिजनेस मॉडल उसमें क्लियर हो गया। अब सेकंड के भाई उसको कंसिस्टेंट करना है। कंसिस्टेंट मार्केटिंग और सेल्स के बगैर नो वन कैन ग्रो, क्योंकि कंसिस्टेंट सेल्स और मार्केटिंग होगी तो उससे प्रोजेक्शन मिलेगी कि 6 महीने के बाद क्या हो रहा होगा, और जब वो प्रोजेक्शन दिखेगी 6 महीने के बाद ये हो रहा होगा, तो वो डिसीजंस फिर आप आज लोगे जिसकी वजह से आप ग्रो करोगे। ऐसा ही है। ठीक है, तो उसको आप बेहतर करते हो। थर्ड स्टेज जो है वो फिर स्टेबिलिटी का होता है। स्टेबिलिटी में थोड़ा सा सुकून मिलता है, थोड़े से पैसे नजर आते हैं, हाँ भाई ठीक है पैसा आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, और लग भी रहा होता है, और ये उस तरीके से। लेकिन स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम ये होता है कि भाई स्टेबिलिटी में बिजनेस ओनर जो है ना वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व होता है। ठीक है, बिजनेस में सबसे इंपॉर्टेंट इंसान कौन है, बिजनेस ओनर है। और बिजनेस ओनर अगर डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होगा तो ग्रोथ और एक्सपेंशन एक्टिविटीज पे कौन काम करेगा। ग्रोथ और एक्सपेंशन एक्टिविटीज में क्या आता है, डिफरेंट पार्टनरशिप्स को एक्सप्लोर करना, कोलैबोरेशंस करना, एक दुकान है दूसरी दुकान खोलना, एक शहर में बेचना दूसरे शहर में बेचना, एक प्रोडक्ट बेचना दूसरा प्रोडक्ट, एक सर्विस बेचना दूसरी सर्विस, ये सारी ग्रोथ एंड एक्सपेंशन एक्टिविटीज है। न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को ट्राई करना। लेकिन बिजनेस ओनर अपने आप को इतना ज्यादा इन्वॉल्व कर लेता है डे टू डे एक्टिविटीज में कि ग्रोथ और एक्सपेंशन पे और कोई सोच नहीं सकता। आपका एम्प्लॉय, आपका मैनेजर, डायरेक्टर उस दर्द के साथ
आपके बिजनेस के बारे में ग्रोथ एंड एक्सपेंशन में नहीं सोच सकता जितना आप कर सकते हैं। सही है। ठीक है, फिर उसको सेट करते हो, उसमें आप डिपार्टमेंट्स बनाते हो, फिर आता है एक बड़ा एक जबरदस्त स्टेज जिसमें जो है ना वो नहीं, स्केल से पहले है सक्सेस। सक्सेस में मेरी एक कंपनी अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस पे दो सक्सेस पे जा चुकी हैं, तो वो एक अलग एक फीलिंग होती है, मजा होता है कि यार सुकून होता है, हाँ भाई अब बिजनेस लग रहा है कि हो रहा है। सक्सेस स्टेज में क्या होता है, आप अपनी सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स बना लेते हो, आपके डायरेक्टर मैनेजर्स होते हैं और वो पूरा का पूरा काम करवाते हैं आपकी टीम से। ठीक है, और हायरार्की जो भी हो, मैं सिर्फ टीम में डिवाइड कर रहा हूँ, आप मैनेजर्स, डायरेक्टर्स और फिर टीम। ठीक है, और आप सिर्फ उनसे मीटिंग लेते हो, मैनेजर और डायरेक्टर से पता होता है आपको, लेकिन उनके थ्रू पता होता है आपको। और वो फिर पूरी कंपनी सारे हर एक डिपार्टमेंट में आपका मैनेजर डायरेक्टर होता है, और वो इनको मैं सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स कह रहा हूँ। ये आपको बनाने पड़ते हैं, इनके ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वो सुकून ये लोग आपको देंगे। फिर लास्ट स्टेज जो है वो स्केल स्टेज है, जिसमें बहुत 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 कम कंपनीज पहुंच पाती हैं। और वो स्टेज होता है कि जिसमें बिजनेस ओनर जिंदा हो या जिंदा ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिजनेस को, बिजनेस फिर भी चलता रहेगा। छोटी मोटी एग्जांपल अगर मिले, वो KFC के जो बाबे हैं वो कहाँ जिंदा है, वो कब से चले गए, लेकिन फिर भी बिजनेस चल रहा है। कोका कोला तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में बेच रहा है, वो कैसे बेच रहा है। मैं फातिमा फर्टिलाइजर में था, वहां का जो ओनर था फवाद मुख्तार साहब, वो 1 साल मैंने जॉब की, सिर्फ 2 दिनों के लिए हेलीकॉप्टर में आया और 2 दिनों में उसने जो है ना वो इंडस्ट्री विजिट की और चला गया। तो ऐसे कैसे कि एक बिजनेस ओनर पूरे साल में 2 दिन के लिए आ रहा है और बिजनेस चल रहा है, इंडस्ट्री चल रही है, तो वो स्केल स्टेज में जा चुकी होती है। तो ये 5 स्टेजेस हैं, हर एक स्टेज का अलग मसला है और हर एक स्टेज में आपको उन चीजों के ऊपर फोकस करना है, ना कि डिफरेंट चीजों के ऊपर। फिर इसमें और बहुत सारी डेप्थ है, बट उम्मीद है कि सवाल थोड़ा बहुत बिल्कुल एक बंदा जो देख रहा होगा उसको समझ आ गया कि अच्छा ये पे कैसे आइडेंटिफाई करें कि मैं अभी कौन सी स्टेज पे खड़ा हूँ, ये भी एक सवाल है। अच्छा, इसी के लिए मैंने बताया कि आप लोग जो है ना वो आइडेंटिफाई करें कि प्रॉब्लम क्या आ रही है। अगर एट दिस मोमेंट आपका जो सबसे मेन प्रॉब्लम है वो ये कि यार समझ ही नहीं आ रहा बेचूं क्या, मैं 10 चीजें बेच रहा हूँ, 12 चीजें बेच रहा हूँ, स्ट्रगल में आ गए। अगर आपका ये कि भाई मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे ये 2 चीजें बेचनी है, इसके अलावा नहीं बेचना, और इन्हीं लोगों को बेचना है, इसके अलावा किसी और को नहीं बेचना, लेकिन मेरी कंसिस्टेंट मार्केटिंग और सेल्स हो ही नहीं पा रही। कभी क्लाइंट अचानक से ज्यादा आ जाते हैं, कभी बहुत कम हो जाते हैं। अगर ये मसला है तो फिर आप इसका मतलब सर्वाइवल स्टेज में हो। फिर अगेन थर्ड स्टेज कि भाई सब चीजें सेट चल रही है लेकिन मैं निकल ही नहीं पा रहा हूँ, मेरा सुकून बर्बाद हो गया है। मैं अगर 1 हफ्ते की छुट्टी कर लूं, वैसे कर ही नहीं सकता मैं, 1 हफ्ते की छुट्टी कर लूं तो धर्म भरम हो जाएगा सब कुछ। तो इसका मतलब फिर आपका सब सेट हो गया, लेकिन स्टेबिलिटी में फिर वो मसला है, फिर सक्सेस और फिर सीधा स्केल। सही है। अच्छा, इससे मैं एक चीज लिंक करना चाहूंगा, आपने जैसे कि उस स्टेज की बात कही ना कि आप लीडरशिप रेडी करते हो अपनी ना, जिसपे आपने मतलब बहुत मुश्किल है करना। मुझसे भी यही सवाल होता है अक्सर कि ऐसे लोग कैसे मिलते हैं, सही ना, जिनको आप लीडरशिप के रोल में लेके जाओ, क्योंकि उन पे आपको ट्रस्ट भी करना पड़ता है, उनके सामने नंबर्स भी सारे रखे हुए होते हैं, उनको सब कुछ पता होता है, और बड़ा मुश्किल काम होता है कि किसी को सब कुछ पता हो, शैतान भी है, शर भी आएगा, तो उसको कैसे कंट्रोल करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि वो बंदे कैसे मिलते हैं और वो ट्रेन कैसे होते हैं। ठीक है, बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, सबसे पहले जो है ना वो मैं ये बता दूं कि सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स जो होते हैं ना, वो 100 में से आपको सिर्फ 3 या 4 मिलेंगे। सही है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकते। ठीक है। अच्छा, ये जर्नी जो ढूंढने की स्टार्ट होती है ना, वो होती है हायरिंग से। ठीक है, हायरिंग का फिर प्रॉपर तरीका है। हायरिंग में हम लोग क्या गलती करते हैं बिजनेस ओनर, हम स्किल्स और नॉलेज से रिलेटेड सवाल करते हैं। अच्छा भाई, फेसबुक ऐड इंप्रेशन क्या होता है, CTR क्या होता है, CPA क्या होता है, ये क्या होता है। स्किल्स या नॉलेज से रिलेटेड सवाल हम लोग करते हैं और हायर कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट सवालात जो होते हैं वो एथिकल वैल्यूज, एटीट्यूड के होते हैं। क्योंकि एटीट्यूड वो अपने बचपन से, अपने दोस्तों से, स्कूल से, यूनिवर्सिटी से, माँ बाप से, इलाके से सीख कर आता है। और हम बिजनेस ओनर है, हमारा काम एटीट्यूड ठीक करना नहीं है। हमने रिहेबिलिटेशन सेंटर नहीं बनाया हुआ, हम बिजनेस ओनर है, हम बिजनेस करें, हमारा काम अच्छा प्रोडक्ट, अच्छा सर्विस, अच्छे लोगों तक पहुंचाना है और विन विन सिचुएशन बनानी है। तो एटीट्यूड चेक करना होता है इंटरव्यू के दौरान, ना कि इंटरव्यू के बाद तो पता चले ओहो इसमें तो ये खराबी है, ये तो लेट आता है, ये तो ये करता है। एटीट्यूड से रिलेटेड प्रॉब्लम फिर निकलती हैं। और सबसे बड़ा नुकसान मैं कहता हूँ जो स्मॉल जो कंपनीज होती हैं, वो उनका सबसे बड़ा नुकसान पहुंचता है रॉन्ग हायरिंग से, गलत हायरिंग से। तो आपका सवाल कि वो सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स कैसे बनाए जाएं, उसका सबसे पहला तरीका क्या होता है कि जो इंटरव्यू है उसमें आपको एटीट्यूड शामिल करना है। एटीट्यूड से रिलेटेड सवाल नहीं, वो आप रिसर्च कर सकते हैं, वो एक अलग टॉपिक है, वो मैं भी बताता हूं, लेकिन वो अलग टॉपिक है। तो अच्छा, अब एटीट्यूड हो गया। एटीट्यूड के बाद ना आपको फिर एक जुमले में मैं आपको अगर इस सवाल का जवाब दे दूं, ठीक है ना, उससे आपका सवाल का जवाब पूरा हो जाएगा। एम्प्लॉय की फाइनेंशियल ग्रोथ, करियर ग्रोथ और लर्निंग ग्रोथ की जिम्मेदारी अगर आपने ले ली, बिजनेस ओनर ने ले ली, कंपनी ने ले ली, तो वो एम्प्लॉय आपको छोड़ के नहीं जाएगा और सिंसियर रहेगा।
सही सही सही। हम बिजनेस ओनर इतना वो होते हैं ना, हम समझते हैं भाई हमने हायरिंग कर ली, हमारा काम खत्म हो गया। बिजनेस ओनर का काम हायरिंग के बाद शुरू होता है, उसकी ट्रेनिंग करना और कंटिन्यूअस फीडबैक देना। जब नया एम्प्लॉय है तब वीकली फीडबैक देना, फिर वो मंथली फीडबैक पे चले जाता है, और फिर उसको ऊपर मैनेजर रख के उसके थ्रू फीडबैक करना, और आपको मैनेजर से फीडबैक लेना। ये पूरा आपको स्ट्रक्चरिंग फीडबैक की बनानी पड़ती है। और उस स्ट्रक्चरिंग को फीडबैक की जो आप बनाते हो ना, उसमें से फिर लोग उभरते भी हैं, और प्लस उनको ये सेंस होता है कि हाँ यार कंपनी हमारा ख्याल कर रही है, कंपनी जो है ना वो मेरी सैलरी इंक्रीज कर रही है, कंपनी जो है वो मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ, करियर ग्रोथ का ख्याल रख रही है, लर्निंग ग्रोथ भी हो रही है मेरी। तो उस केस में जो है ना वो बहुत कम फिर चांस होता है, कोई जेन्युइन रीजन हो गया, किसी को मास्टर्स करने के लिए बाहर जाना हुआ, किसी के घर की तबीयत खराब हो गई, ऐसा कुछ हो गया, तो वो फिर इस रीजन से जाएंगे। लेकिन आप ना बेसिकली बिजनेस ओनर ना अपने एम्प्लॉय का मेंटोर बन जाए, बॉस नहीं बने, मैनेजर नहीं बने, मेंटोर बन जाए। और मेंटोर मेरे ख्याल से को 360 एक उसको सपोर्ट करे ना। हाँ, मैंने तो ये चीज भी देखी है कि आपको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपको ये पता होना चाहिए कि वो यार पढ़ क्या रहा है और उसके एजुकेशन के मसाइल क्या हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि उसकी वालिदा अगर बीमार है तो उसको उसके लिए क्या नीड है। अच्छा, मेरी अपना ऑब्जर्वेशन है, आप बताएं। थोड़ा सा इसमें मैं थोड़ा डिफरेंस, मैं एक डिफरेंट बात कर रहा हूँ। आपको फीडबैक प्रोसेस चीजें वगैरह सब कंपनी के लिहाज से पता हो, उसकी पर्सनल लाइफ के लिहाज से नहीं पता होनी चाहिए। सही सही। पर्सनल लाइफ उसकी एक अलग है, आपकी अलग है। और फॉर एग्जांपल पर्सनल लाइफ में अगर इन्वॉल्वमेंट होती है तो आप कितने एम्प्लॉयज की पर्सनल लाइफ को जान लोगे? हाँ, 5, 10, 15। भाई हम तो बात कर रहे हैं किसकी, हमारा एंड गोल क्या था? आईपीओ बनाना। आईपीओ बनाने के लिए वो हो सकता है आपको 10,000 एम्प्लॉयज की नीड हो। तो वो फिर वहां से फिर आप एक वक्त तक वो कर पाओगे, फिर जब आप वो नहीं करोगे ना, फिर जो पुराने लोग हैं वो फिर आपसे एक्सपेक्टेशन वो करेंगे, और अब आप कर नहीं पाओगे, वहां पर फिर वो लोग आपको छोड़ेंगे और आपकी कंपनी फिर नीचे आ जाएगी। सही। तो शुरू से ही कंपनी के लिहाज से जो है ना वो फीडबैक सिस्टम बनाना है ताकि ग्रोथ होती हो, और इन तीनों चीजों का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। अच्छा, ये जो सक्सेस जो आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं, उनसे तो मेरे ख्याल से उनके ऊपर ट्रस्ट कैसे होगा? कुछ लोगों का मसला ये है कि वो ट्रस्ट नहीं कर पाते। मैंने ज्यादातर बिजनेस का ये भी प्रॉब्लम देखा कि यार उनसे मैं पूछता हूँ, बोलते हैं नहीं यार ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बट मेरे ख्याल से इनिशियल ट्रस्ट तो करना पड़ता है। तो वो ट्रस्ट कैसे डेवलप होगा? बिल्कुल, देखें ऐसे ही असल में हम लोग सामने वाले को जब कंपेयर करते हैं ना, हम अपने जहन से करते हैं। हम बिजनेस ओनर है ना, हमने बहुत सारे मारे खाई हैं, बहुत गलतियां की हैं। तो अपने एम्प्लॉय को जो आपकी अकल अभी है उससे कंपेयर करके नहीं देखें। जब आप 5 साल पहले थे तब आप भी वो गलतियां करते थे, उसको उससे कंपेयर करें। ठीक है, तो आपको उसकी गलतियां बड़ी नहीं लगेंगी। ठीक है, आपको उसकी गलतियां छोटी नहीं लगेंगी, आपको बड़ी लगेंगी। आप बोलोगे हाँ यार ये गलतियां तो मैं भी करता था। तो बेसिकली जो मैंने आपको बताया कि जो एक भरोसे करने वाली जो बात है वो स्टार्ट होती है कहाँ से? एक अच्छी हायरिंग से। उसके बाद आप उसकी ट्रेनिंग करते हो, फीडबैक और उन 3 जो पॉइंट्स हैं उनका ख्याल रखते हुए फिर जो लास्ट चीज आती है वो आपकी वाली आती है कि भाई फिर उसको आप थोड़ा खुला छोड़ो। लेट हिम ग्रो, लेट हिम मेक मिस्टेक्स। छोटी छोटी मिस्टेक्स पे उसको मत बोलो, लेट हिम लर्न। मुझे एक छोटी सी, मैं आपको एग्जांपल देके ये बताऊं। मेरे एक मैनेजर थे और उन्होंने मुझे एक छोटा सा टास्क दिया। वो टास्क मैं अभी जो है ना वो शायद 5 सेकंड में कर लूंगा, 5 सेकंड में। लेकिन पहली दफा जब मैंने वो काम किया तो मुझे 45 मिनट्स लगे। ओके। लेकिन वो मेरे पीछे बैठे हुए थे, वो मुझे देख रहे थे कि मैं नहीं कर पा रहा। उन्होंने 45 मिनट्स तक मुझे कुछ भी नहीं बोला। 45 मिनट मुझे लगे, फिर वो उन्होंने मुझे बताया हाँ ये ठीक किया। तो क्या हुआ, वो जो 45 मिनट की एक्सप्लोरेशन थी उसमें क्या वो टाइम तो उनका जाया हुआ, क्योंकि वो तो 5 सेकंड का काम था, लेकिन मैंने कितना लर्न कर लिया और कल को मैं उनकी कितनी हेल्प करूंगा। ऐसा ही है। तो आपको जो है ना थोड़ा सा उसको सांस लेने का मौका देना होता है, स्पेस देनी होती है, और बार बार टॉन्ट बोलना नहीं होता। लेट हिम ग्रो, लेट हिम मेक मिस्टेक्स। हाँ, बहुत बड़ी कोई मिस्टेक जिससे क्लाइंट नाराज हो रहा है, रेपुटेशन खराब हो रही है, ब्रांडिंग खराब हो रही है, वहां पर आप उसको थोड़ा बोल दो, अदरवाइज लेट हिम गो। सही। अच्छा, HR को लेके आपका क्या प्रोसेस है? आप कहाँ से हायर करते हैं? बेसिकली हायरिंग की जो सोर्सिंग स्ट्रेटेजीज जो होती हैं वो डिपेंड करता है पोजीशन ऑफ द हायरिंग के ऊपर। सही है। ठीक है, मुझे ऑफिस बॉय हायर करना है, मैं जो है वो लिंक्डइन पे नहीं जाऊंगा। लिंक्डइन पे प्रोफेशनल्स होते हैं, राइट? सही है। तो इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन दैट यू आर हायरिंग। ठीक है, तो अगेन डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मुझे ग्राफिक डिजाइनर हायर करना है, मुझे कोई मैनेजर हायर करना है, मुझे इंजीनियर या बीबीए के स्टूडेंट्स या इस तरह के लोग हायर करने हैं, तो लिंक्डइन इज द बेस्ट पोजीशन। ठीक है, इसके अलावा 2-3 स्ट्रेटेजीज मैं आपको बता दूं जो कि मैं पढ़ाता भी हूँ। एक है एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम। ठीक है, एक मैं इसमें एक कंपनी की एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक डिलीवरी की कंपनी स्टार्ट हुई और उसके पहले थे 5 राइडर्स, और उनको कहीं से इन्वेस्टमेंट आई और उन्होंने कहा कि यार हमें 100 राइडर्स एक महीने में चाहिए, कैसे आएंगे? उन्होंने वो जो 5 लोग थे ना उनको बोला कि भाई आप लोग जो है ना राइडर्स और लेके आओ, हर राइडर
अपना नोटिस पीरियड पूरा करेगा तो मैं आप लोगों को 10,000 रुपीज दूंगा, 2 महीने का नोटिस पीरियड। उन लोगों में जबरदस्त। अच्छा, अब वो जो 5 लोग हैं ना, राइडर लोग ना, अपने तरह के लोगों में बैठते तरीके के लोग, तो वो टक करके एक आया, 2 आया, 10 हो गए, उन 10 से भी यही बात बोल दी, फिर 15, वो 1 महीने के अंदर उन्होंने अपना टारगेट 100 हायरिंग्स का और उसी सोच वाले लोगों का हायर कर लिया। तो दिस इज एम्प्लॉय रेफरल प्रोग्राम। इसके अलावा और भी होती हैं। अब लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं करते। मैं एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल, एक कंपनी में इसको दाद देता हूँ, वो है डेफसिंक। वो बड़ा जबरदस्त जो है ना, वो सोशल मीडिया को यूज करते हुए अपनी हायरिंग्स करती हैं। एक तो एडवर्टाइजिंग से भी आप कर सकते हो, दूसरा आप अपनी ब्रांडिंग दिखाते हो, अपना माहौल दिखाते हो ऑफिस का, आप अपने करंट एम्प्लॉइज के वो इंटरव्यूज आप सोशल मीडिया में डालते हो। तो इंडस्ट्री के बाहर के जो बच्चे हैं वो कहते हैं यार हमें भी यहाँ जॉब करनी है, ऐसा ही। तो ये भी एक स्ट्रेटेजी है, व्हिच इज गुड। मैंने भी ये चीज बिल्कुल डिफरेंट देखी डेफसिंक के अंदर, कि या तो बहुत जगह पे देखा कि ओनर जाके बात कर रहा है और वो कर रहा है, वो अपने एम्प्लॉय को ही फ्रंट पे लेके आके उनकी कहानियां दिखा रहे हैं, और ताकि लोगों के लिए इंस्पिरेशन बने कि यार हमें यहाँ पे काम करना है। एक स्ट्रेटजी ट्रेन टू हायर होती है, वो भी डेफसिंक वाले कर रहे हैं कि उन्होंने 3 महीने का कोर्स निकाला है फ्री में, IT फॉर नॉन IT इंजीनियर्स ना, इस तरीके से कोई नाम है। तो वहां पर भी यही है कि वो वहां 3 महीने का फ्री करवाते हैं और फिर उनको हायर कर लेते हैं। चले अब हम बात करते हैं थोड़ा सा अमेज़न के हवाले से ना, क्योंकि इसकी एक वेव भी है, और कोई भी सुनता है कि आप अमेज़न पे काम करते हो तो वो फौरन जो है अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास आने की कोशिश करता है कि यार अब बताओ कि करना क्या है ना। तो मैंने डिफरेंट पास्ट के अंदर एक्सपीरियंस किया कि लोगों का बस नहीं चलता कि वो आके ये बोलें कि बस अपना लैपटॉप दिखाओ कि तुम करते क्या हो ना। तो एक तो अच्छी बात यह है कि ऑब्वियसली एक वेव चली और उसके बारे में पता हुआ। तो आप अभी अमेज़न को कैसा देखते हैं, और क्या कुछ लोग कहते हैं कि सैचुरेशन है, कुछ लोग कहते हैं नहीं है, तो सैचुरेशन के हवाले से भी, और अगर कोई बंदा अभी आना चाहता है तो उसको आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ठीक है, अच्छा इस सवाल का जवाब ना मैं थोड़ा सा आपको पहले ना एक बिजनेस के अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं उसके हवाले से देता हूँ। एक दरख्त है, ठीक है, एक दरख्त है, उसमें एक बीज है, वो बीज से फिर रूट्स निकलती हैं और फिर उसकी शाखें निकलती हैं और फिर फ्रूट्स आते हैं, राइट। तो हमने बीज समझ लिया है अमेज़न को, हम समझते हैं अमेज़न ही सब कुछ है। हालांकि बिजनेस अमेज़न से स्टार्ट नहीं होता, बिजनेस स्टार्ट होता है प्रोडक्ट से, ठीक है। जिस चीज का भी आपको शौक है, मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ लेट से, तो मैं जिम फ्रीक हूँ, मुझे पता है अच्छा ये डंबल होता है, ये होता है, ये होता है, सारी मशीनों के मुझे नाम पता है। फॉर एग्जाम्पल मैं जो है ना वो बहुत ज्यादा फूडी हूँ, तो और हेल्थ कॉन्शियस भी हूँ, तो उससे रिलेटेड मैंने जो है ना वो मुझे पता है भाई ये वाले सप्लीमेंट्स खाने चाहिए, ये नहीं खाने चाहिए। मैं अपनी फिजिक का अपीयरेंस का बहुत ख्याल रखता हूँ, मुझे पता है ये क्रीम अच्छी है, ये क्रीम अच्छी नहीं है। तो जिस चीज से आप मोहब्बत करते हो उस निश में पहले आप प्रोडक्ट और नीश को फाइनलाइज करते हो। फिर सवाल होता है कि भाई उसको बेचना कहाँ पर है। लोग गलती क्या करते हैं, लोग ऊपर से नीचे आते हैं, लोग बोलते हैं अमेज़न से शुरू करो और अब बताओ उसको बेच, अब बताओ प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट अमेज़न पे बेचना है, और फिर बोलते हैं कि बेचना क्या है। मैं कहता हूं पहले बेचना क्या है वो फाइनल करो और फिर देखो कि यार उसको बेचना कहाँ है। फिर बेचने के लिए आपकी 2 शाखें निकलती हैं, सबसे पहले ऑनलाइन और फिर फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। लेट्स से आपने चूज किया ऑनलाइन क्योंकि आपको प्रोडक्ट इस तरीके से था, ऐसा ही है, आपने चूज किया ऑनलाइन। अच्छा भाई, अब ऑनलाइन के अंदर फिर क्या आता है, फिर आपके पास आती हैं 3 चीजें आती हैं, ठीक है। आपका प्रोडक्ट, ठीक है, आपका जो है वो मार्केट प्लेस, कहाँ बेचना है, चाहे वो आपकी वेबसाइट हो या कोई आप थर्ड पार्टी मार्केट प्लेस यूज कर रहे हो, तीसरा कस्टमर एक्विजिशन का तरीका, ठीक है। सही है। तो इसमें से जो सेकंड वाला है मार्केट प्लेस, उसके अंदर फिर बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं और उसमें सबसे टॉप पर है वो अमेज़न है। सही है। तो मैं कहता हूं, मैं जो गाइड करता हूं ना बच्चों को या जिसको भी, मैं कहता हूं यार कोर को पकड़ो और वहां से फिर शॉक करके दिल से फिर काम करो, ना कि ऊपर से नीचे हो, कभी अमेज़न कर लिया अब बताओ क्या करना है। अच्छा हो जाता है, एक वेव थी, अमेज़न स्टार्ट किया, बहुत पैसे कमाए लोगों ने, ठीक है ना, और लेकिन फिर वो क्या हुआ, 2 साल के बाद वो ब्लैंक हो गए, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें, ठीक है। या जो नए बच्चे अभी आ रहे हैं उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया क्योंकि सैचुरेशन इतना बहुत गया। और अमेज़न एक मार्केट है, उसकी एक ऑडियंस है, नंबर ऑफ सेलर्स अनलिमिटेड नहीं है, किसी भी फील्ड के नहीं होते, किसी भी निश के नहीं होते, और अमेज़न के तो और कम है। अब वो इतनी कम ऑडियंस के ऊपर जो है ना वो हजारों लोग बिडिंग कर रहे हैं, हजारों लोग क्लाइंट्स के पीछे भाग रहे हैं, ऐसे तो बहुत मुश्किल है। अब जो मैं मशवरा देता हूँ, मैंने बहुत ब्रॉड करके बताया है, उम्मीद है सुनने वाले जो है ना उनको इन सब टर्म्स का पता होगा। अभी जो मैं मशवरा देता हूँ वो ये देता हूँ कि यार फाइंड द निश, फाइंड द निश। एक वो है अंग्रेज थी, उनके पास 4 क्लाइंट्स हैं, वो 4 क्लाइंट से पता है कितना रेवेन्यू कर रही है, $6 million विद 4 क्लाइंट्स ओनली, और 5वां क्लाइंट वो नेक्स्ट मंथ अभी वो करेंगे, ऑन बोर्ड करेंगे विद 4 क्लाइंट्स। लेकिन वो 4 क्लाइंट्स जिस निश के है ना, उस निश के बारे में उस लड़की को उन बिजनेस ओनर से ज्यादा पता है।
वो उनके डेप्थ में जाके उनको बताती है, और वो अमेजोन पे फिर वो अमेजोन एक तरीका है बेचने का, असल तो वो निश है ना भाई। तो निश इज द सॉल्यूशन। अब मैं कहता हूँ ओके 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 तो अपनी चलें एक चीज पे कर लेते हैं कि कोई भी अपनी नीश कैसे फाइंड आउट करे। कोई भी आना चाहता है, अच्छा मैं इसको ये भी कहता हूँ कि अमेजोन या वो नहीं, ई कॉमर्स एक मेनली होता है कि आप डिजिटली अपने प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो। तो कोई भी बंदा अपनी जर्नी का आगाज करना चाहता है तो वो कैसे फाइंड आउट करे अपनी नीश को, क्या और अपनी सूरत हाल को देखते हुए वो कैसे अपने आप को करे कि यार मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, मैं ई कॉमर्स की ये करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, या आगाज कैसे करे अपने काम का। ठीक है, अच्छा सबसे पहले जो है ना वो बहुत ही कोई अच्छा हो जाएगा जब आपको जो है ना जिस चीज से मोहब्बत हो उस चीज के अंदर आप काम करो। ओके जैसे मैंने बताया फिटनेस आप फ्री को, तो जिम से रिलेटेड निश में आपने प्रोडक्ट्स निकाले, उन ऑडियंस के आपने मसले सॉल्व किए और एक नया प्रोडक्ट मार्केट में लाए, उसके थ्रू फिर आपने एक ब्रांड बनाया और फिर उसके अंदर फर्दर आप प्रोडक्ट्स ऐड करते गए और एक बड़ा ब्रांड बनाया। ठीक है ना, एक आपके पास जो है ना वो ये है। लेकिन यहां पर गलती क्या करते हैं लोग, परफेक्शनिज्म में चले जाते हैं। और परफेक्शनिज्म तो अल्लाह माफ करे बिजनेस ओनर्स का नुकसान जो है ना परफेक्शनिज्म ने सबसे ज्यादा किया है। और मैं खुद उसके अंदर शामिल हूँ। 3 साल मैं फजूल की वर्किंग एक्सेल शीटें बना रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, और जो है ना वो शेरशाह चला गया, मैं उसको पूरा रेवोल्यूशनाइज करने के लिए प्रिंटिंग का काम स्टार्ट करना है, ये करना है, वो करना है, सिर्फ बातें। फिर जाके मुझे पता चला कि भाई एक्शन से काम होता है, बातों से काम नहीं होता। तो निश फाइंड आउट करने का मतलब ये नहीं कि जब तक निश ना निकले 6 महीने लगा दिए, कि एक पेड़ भी तो बढ़ना है, एक आगे ग्रो भी तो करना चाहिए। और कुछ चीजें बंदा वक्त के साथ ही सीखता है, वो एक्सेल शीटों पे वर्किंग करके नहीं सीखेगा। तो वहां पर क्या है, मैं कहता हूं बस एक इनिशियल देख लो कि यार फौरन क्या शौक है, और उस चीज के अंदर बस फाइंड आउट करके कुछ ना कुछ एक्शन स्टार्ट कर लो। कोई ना कोई एक प्रोडक्ट लेकर, और उसमें फिर देखो कि उस प्रोडक्ट को मैं कहाँ सेल कर सकता हूँ, किस मार्केट में सेल कर सकता हूँ, किस मुल्क में सेल कर सकता हूँ। मैं तो ओवरऑल पूरा बता रहा हूँ, मैं सिर्फ अमेजोन को टारगेट रख के नहीं बता रहा। मैं कह रहा हूँ प्रोडक्ट निकालो और फिर देखो कि यार प्रोडक्ट ये तो मुझे जो है ना फॉर एग्जांपल बुरके बेचने हैं, मैं जो है ना बुरके लेट से सबसे जो है ना वो नेगेटिव मुल्क कौन सा है इसमें, लेट से कर लेते हैं स्पेन कर लेते हैं शायद, आई डोंट नो, बट स्पेन में मैं बुरके क्यों बेचूंगा, बेच नहीं सकता, ठीक है। तो प्रोडक्ट देखें, पहले प्रोडक्ट निकालें और फिर देखें कहां बेचना है, किस प्लेटफॉर्म पे बेचना है, ऑनलाइन बेचना है, ऑफलाइन बेचना है, वहां से जर्नी शुरू करें, ना कि ऊपर से नीचे आए। ऐसा ही ये है तरीका निश को ढूंढने का। अच्छा जी, हमने ये तो बात कर ली कि कैसे बंदा अपनी निश फाइंड आउट करे, आपने बताया कि यार पहले प्रोडक्ट से स्टार्ट करे, तो सीखे कहाँ से, सही है ना। अभी सवाल ये भी है क्योंकि एक असल चीज ये है कि अब तो जब मैं अपनी बात भी करूँ, मैं प्रोफाइल स्क्रॉल करता रहता हूँ, तो आप $10,000 कमाए, आप $5,000 कमाए, तो कभी कभार हम भी परेशान हो जाते हैं कि यार सही है, क्योंकि जो कर रहा है ना उसको पता है कि ये अप्रोच सही नहीं है। सही ना, अप्रोच ये कि जैसे आपने बात करी कि यार प्रोडक्ट बेचना है, अच्छा मुझे पहले यूएस में बेचना है, फिर यूके में बेचना है, फिर कनाडा में बेचना है, तो विजन एक होना चाहिए कि यार ये मुझे करना है। एक्सेलेंस हासिल होती है, अब बिल फर्स्ट मैं चाहता हूँ मैं अपनी इंडस्ट्री के अंदर टॉप 10 में आ जाऊँ, वो एक मेरा गोल है। तो टॉप 10 में आऊंगा, पैसे नहीं कमाऊंगा, पैसे तो मैं कमाऊंगा। तो ये है, तो एक बंदा स्टार्ट कैसे करे, सीखे कहाँ से, और दूसरा एक तो ये है कि सीखे कहाँ से, दूसरा ये है कि अपना टीचर को कैसे सिलेक्ट करे और कहाँ से उसने कोर्स करना चाहिए, कहाँ से नहीं करना चाहिए, तो अप्रोच क्या होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बताएं जरा। ठीक है, अच्छा देखिए 2 तरीके के लोग होते हैं ना। एक होते हैं जो कि जिनको ना आप रेल की पटरी बिछा के दो, गाड़ी उसके ऊपर ट्रेन रख के दो और फिर उसको इंजन चलाना सिखाकर और फिर उसको बोलो कि भाई अब आप चलो, फिर वो चलते हैं, वरना वो नहीं चलते। सही है। दूसरे तरीके के लोग होते हैं जो खुद देख लेते हैं, अच्छा भाई पटरी ऐसे बनेगी, ये ऐसे होगा, गाड़ी ऐसे आएगी, ऐसे इंजन काम करता है, चलो भाई चलो। तो 2 तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो तरीके के लोग होते हैं जिनको पूरा गाइड किया जाता है, उनके लिए कोर्सेज होना लाजमी है, ठीक है। और मसला नॉलेज अवेलेबिलिटी का नहीं है, ये बात तो मान नहीं है, मसला ये नहीं है। यूट्यूब आने के बाद अभी भी अगर कोई कहता है कि नॉलेज की अवेलेबिलिटी सिर्फ उसी गुरु को है और उसी को स्ट्रेटेजीज पता है और उसी को सब कुछ पता है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब, ठीक है ना। आप दिल एक खोल के एक थोड़ा नियत आपकी ये हो कि मुझे सीखना है और करके ही उठना है, तो आप कर लेते हो, ठीक है। ये उन लोगों के लिए। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि नहीं यार, मुझे पता है कि शायद YouTube पे अवेलेबल हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं पैसे लगाऊं ताकि मुझे दर्द हो, मैं चाहते हैं कि यार मैं 1-to-1 हो कोच के साथ, या करें तब मसला नहीं है, ठीक है। तो आइडेंटिफाई योर नेचर, और पहली वाली अगर नेचर है तो अच्छी बात है कि क्यों, व्हाई डू यू नीड, जब एवरीथिंग इज अवेलेबल, राइट। लेकिन बीइंग सेड दैट, जो सेकंड वाली ऑडियंस है उनको भी केटर करना है, और उनको केटर करने के लिए
जो है ना गुरुज का होना जरूरी है, मेंटोर्स का होना जरूरी है। मेंटोर्स जो है ना वो फाइंड आउट करना जो है ना वो निहायती वो जो ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। और इसमें जो है ना वो प्रॉब्लम ये होती है, लोग जो है ना शशके में आ जाते हैं कि यार अच्छा ये कह रहा है $10,000, ये कह रहा है $20,000, चलो $20,000 वाला का कोर्स ले लो। ये बहुत गलत क्राइटेरिया है मेंटोर को जो है ना वो फाइनल करने का, फिट करने का। तो इसमें आप ये देखते हो कौन सा मेंटोर जो है ना रियलिस्टिक बातें कर रहा है, रियलिस्टिक बातें कर रहा है। मेंटोर, अच्छा मेंटोर कौन सा होता है, जो उसकी दिल की चाहत होती है कि मेरे स्टूडेंट मुझसे ऊपर चले जाएं। ठीक है। फिर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं मेंटोर्स में जो जिस चीज का जब चल रहा होता है तब वो बेचना शुरू कर देते हैं कि अमेज़न है, चलो अमेज़न करो, लोकल ई कॉमर्स करो, ये करो, वो करो, वो करो। जब जिस चीज की एआई चल रही है, चलो एआई कर लो, कैनवा कर लो, ये कर लो। तो एक मेंटोर जिस फील्ड में होता है ना, उस फील्ड में फिर उसने 10-15 साल लगाए होते हैं, उसको इन एंड आउट्स पता होते हैं। ये सब क्राइटेरिया हैं, ना कि आप ये क्राइटेरिया रखो कि यार पैसे $10,000 है, $20,000, चलो इसके पीछे भाग जाओ। तो कुछ क्राइटेरिया है मेंटोर्स के, उसको देखकर फिर मेंटोर सेलेक्ट करें। अगर आप उस तरीके के, मैं फिर कह रहा हूं कि कोशिश करेंगे, खुद करें, एवरीथिंग इज अवेलेबल। अच्छा, वैसे एक मोटिवेशन के लिए लोगों की आप बताइए कि आप किस कैटेगरी में थे? मैं अनफॉर्चुनेटली मैं भी जो है ना वो उसी कैटेगरी में जहां पर मुझे थोड़ा सा डंडा दिया जाता है। उसका रीजन ये भी है कि यूनिवर्सिटी में जब हमने नेचर कह लें या क्या कह लें, यूनिवर्सिटी के सारे सेमेस्टर मैंने आखिरी का 1 महीना पढ़ के जो है ना वो गुजारे हैं। सही है। 5 महीने 6 महीने का सेमेस्टर होता है, लेकिन क्लासेस सारी लेता था और एक बस एक आदत है जो कि अच्छी नहीं है। सही है। वो बस फिर लास्ट वाले मंथ में बस पढ़ाई करके और अच्छे ग्रेड आते थे। 3.3 3.5 सीजीपीए थी मेरी। तो मेरे भी यही था कि मैंने जो है ना वो एक अमेरिकन ट्रेनर है, उनका 3 लाख रुपीस का कोर्स था। सही वो उस जमाने में 2019 में मैंने लिया था और उसको कंप्लीट किया था और फिर जाके फिर मैंने अपने क्लाइंट्स और फिर अपनी एजेंसी की। सही है। तो आपका ताल्लुक ज्यादातर शुरू में रहा है अमेज़न पीएल से, राइट? तो आप क्या कहते हैं, अभी सजेस्ट करते हैं या पीएल कौन करे? उसके पास अपना क्राइटेरिया में चाहिए यार मैं अच्छा पीएल के लिए फिट हूँ तो सही है, और पीएल के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होती है और किस तरह जो है वो बंदा ये कर सकता है पीएल? ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन मेरे लिए अभी थोड़ा पुराना हो गया है क्योंकि अब हम ना प्रोडक्ट लॉन्चेस वाली सर्विसेज हमने डिसकंटिन्यू कर दी। डिसकंटिन्यू कर दी। हाँ, पहले हम बहुत ज्यादा उसमें करते थे प्रोडक्ट क्राइटेरिया और ये वो वगैरह। तो अभी के लिए मैं अगर आपको एक 4 स्टेजेस में अगर आपको एक्सप्लेन करूँ ना, हुआ क्या कि 2017 से पहले प्रोडक्ट कैसे निकलते थे कि आपका जो दिल करे ना, या 15 से पहले कैसे निकलते थे, जो आपका दिल करे, एक अच्छा प्रोडक्ट लगे, आप इसको लिस्ट कर लो और धड़ा ऑर्डर आते थे आपके पास अमेज़न के ऊपर। फिर क्या हुआ, सेलर्स इंक्रीज हुए, कंपटीशन इंक्रीज हुआ। फिर एक नेक्स्ट क्या आया कि यार एक प्रोडक्ट आप ना अलीबाबा के थ्रू ढूंढो। 2019 तक ये चला था कि अलीबाबा से ढूंढो और क्राइटेरिया लगाओ और ये वो 19-20 तक ये चला था। 20 के बाद भी लोग यही क्राइटेरिया चला रहे थे, लेकिन काम नहीं कर रहा था। जब लॉन्चेस हो जाती थी फिर पता चलता था कि यार अब पीपीसी इतनी महंगी आ रही है, सीपीसी इतना महंगा आ रहा है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो 20 तक ये तरीका फिर भी ठीक था कि भाई अलीबाबा पे करें। 20 के बाद अभी भी अगर लोग हीलियम 10 यूज करते हैं और समझते हैं कि हीलियम 10 एक ऐसा टूल है जिसका एक्सेस सिर्फ आपके पास है और दुनिया में और किसी के पास नहीं है, और मैं ऐसे प्रोडक्ट निकालूंगा जो और पे नहीं निकाल सकता, ये सब अगर मान भी लो, तब भी जब सेकंड ऑर्डर इन्वेंट्री ऑर्डर करने जाओगे तो आपका जो सप्लायर है वो आपसे पहले जो है ना लॉन्च करके उधर खड़ा होगा और आपसे कम प्राइस पे। ओके, ठीक है। तो चाइना वाले भी आपको बहुत ज्यादा कॉपी करते हैं, उनको पता होता है कि ये अमेज़न सेलर है क्या, बातों से ही पता चल जाता है। थर्ड फिर जो स्टेज है ना 2020 के बाद, अब आप जो है ना उस पे नहीं कर सकते, अलीबाबा से एक हंट किया, क्राइटेरिया लगाया और लॉन्च कर दिया, ऐसा नहीं है। फिर क्या हुआ, फिर कस्टमाइजेशन आई प्रोडक्ट के अंदर। ठीक है, कस्टमाइजेशन क्या कि आप 3-4 प्रोडक्ट्स को मिला लो, या आप फॉर एग्जांपल वुडन के प्रोडक्ट्स में अगर चले गए तो उसमें कस्टमाइजेशन हो गई। इस तरीके के प्रोडक्ट्स, इस तरीके की निशेस को एक्सप्लोर किया, वो भी चला 2 साल तक। ठीक है, ब्रांडिंग वो की, बंडलिंग की, लोगों ने बहुत सारी डिफरेंट चीजें की। फिर अब जो चीज चल रही है प्रोडक्ट के अंदर, वो चल रही है निश और ऑडियंस से बात करना। अब क्या है, ऑडियंस को गैदर करना। ऑडियंस भले वो कम हो, भले वो छोटी सी ऑडियंस हो, कि भाई वो ऑडियंस जिसकी एज जो है ना वो 30 से 40 है, जो फीमेल है, जो इस तरीके से सोचती हैं, जिनका फाइनेंशियल कंडीशन ये है, जो मैरिड है या नहीं है। आपने 10-15 जो है ना वो पॉइंटर्स के, पैरामीटर्स के ऊपर आपने प्रोफाइलिंग की। भले वो ऑडियंस कम बन रही है, लेकिन उस ऑडियंस को बेचना है। अब प्रोडक्ट के बजाय ऑडियंस से उस ऑडियंस के मसले हल करें अपने प्रोडक्ट के थ्रू। ये कामयाबी है। सही, ठीक है ना। अदरवाइज पुराने वाले तरीके करते रहेंगे तो यू कैन नॉट सर्वाइव। कंपटीशन इतना बढ़ गया है, आप 500 की चीज बेच रहे हैं, आज लोग $5 $10 में वो बेचने के लिए तैयार हैं। सही, तो कोई वो नहीं है। वेरी नाइस। अच्छा, किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए मैं हमेशा कहता हूँ सेल्स एंड एचआर बहुत इंपॉर्टेंट है।
अगर इन दोनों का इक्विलिब्रियम बनेगा तो कंपनी सस्टेन करेगी। अगर सेल्स ज़्यादा है, एचआर कम है, रिसोर्सेज कम है हमारे पास एम्प्लॉय की, तब भी बेकार। और अगर तो एक इसके दरमियान का इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो आप सेल्स को किस तरह देखते हैं? सेल्स के बारे में क्या फॉर्मूलाज हैं, कैसे आप सेल्स लेके आते हैं क्लाइंट्स को? ठीक है, अच्छा सेल्स में मैं सेल्स और मार्केटिंग दोनों के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले डिफरेंस बता दूं सेल्स और मार्केटिंग में। सेल्स का मार्केटिंग का काम होता है वैल्यू प्रोवाइड करके लीड्स को लेके आना। सही है। और लीड्स कौन लोग होते हैं? एनीवन हु इज इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड लीड। जरूरी नहीं है उसने आपसे खरीद लिया हो, जरूरी नहीं है उसने ट्रांजैक्शन कर ली हो, ये जरूरी नहीं है। ही इज जस्ट इंटरेस्टेड इन योर प्रोडक्ट और सर्विस, इसको कहा जाता है लीड। और मार्केटिंग का काम है डिफरेंट स्ट्रेटजीज प्रोवाइड करके, वैल्यू प्रोवाइड करके लीड्स लेकर आना और सेल्स डिपार्टमेंट को देना। सही है। फिर सेल्स डिपार्टमेंट का काम होता है कि भाई उन लीड्स को प्रॉफिटेबल कस्टमर में या क्लाइंट में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है मार्केटिंग का और लीड का। लोग जो है ना वो ये समझते हैं कि मार्केटिंग का काम बेचना है। मार्केटिंग का काम बेचना नहीं है, वैल्यू प्रोवाइड करना है। सही है। कोई आपने एजुकेशनल वीडियो दे दी, कोई एजुकेशनल इन्फोग्राफिक्स पोस्टर दे दिया, ठीक है, इस तरीके से है। ये तो हो गया मेन डिफरेंस। अच्छा, सेल्स एंड मार्केटिंग इज द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस। इज द बैकबोन ऑफ सेल्स और मार्केटिंग जितनी कंसिस्टेंट होगी उतना सुकून होगा। उतना सुकून होगा। मैं एक पुरानी बात थोड़ा सा और डिटेल में अभी फिर से रिपीट कर दूं। बेसिकली होता क्या है कि बिजनेस ग्रो कैसे होगा? अच्छे डिसीजन लेने से। राइट डिसीजन राइट डायरेक्शन में होंगे तो आप जो है ना बिजनेस को ग्रो करोगे। ये बात मानते हैं आप? सही है। ठीक है। अच्छा, सही डिसीजन लेना कितना ही आसान हो जाएगा जब आपको अपने अगले एक साल का मंथ ऑन मंथ रेवेन्यू पता हो। फॉर एग्जांपल मैं दिसंबर में बैठा हूं, मुझे जनवरी में रेवेन्यू प्रॉफिट कितना होगा पता है, मुझे फरवरी में रेवेन्यू प्रॉफिट कितना होगा पता है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अगले साल के हर महीने का मुझे रेवेन्यू प्रॉफिट पता है। अगर ये आपको पता हो आज कि मैं इतना इतना प्रॉफिट कमाऊं, तो आज आप कितने अच्छे डिसीजन लोगे? ऐसे ही है। आज आप कितना अच्छे डिसीजन, क्योंकि आपको पता है भाई इतने तो साल में मेरे पास पैसे होंगे ही होंगे, तो मैं चलो यार ये एसईओ स्टार्ट कर लेता हूँ। 6 महीने के बाद एसईओ का रिजल्ट आता है, लोग करवाते ही नहीं है कि हर महीने 1-1 लाख रुपए देते रहे, 6 लाख देने के बाद फिर कुछ रिजल्ट आएगा। अगर आपको ये पता हो जाए, आप एसईओ फौरन स्टार्ट कर दोगे। इसमें रिसोर्स प्लानिंग भी अच्छी हो सकती है कि आपको पता हो 6 महीने बाद मेरे पास, आप पहले से हायरिंग करके रखोगे, आपकी रिसोर्स प्लानिंग भी अच्छी हो जाएगी। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। तो कंसिस्टेंट सेल्स और मार्केटिंग का फायदा क्या होता है कि वो आपको आगे की पिक्चर देती है, प्रोजेक्शन देती है। सही है। उस प्रोजेक्शन की बेसिस पे आप अच्छे डिसीजन आज लेते हो। अच्छे डिसीजन आज लेने की वजह से आपका कल बेहतर होता है। समझ लिया कनेक्शन? तो इसको मैं कहता हूं कि इट इज द कोर ऑफ एनी बिजनेस, सेल्स एंड मार्केटिंग, बट इट शुड बी कंसिस्टेंट। सही है। ठीक है ना? लोग समझते हैं एक फेसबुक पे पेज बनाया और उसमें सोशल मीडिया का कैनवा पे पोस्टर लगा के डाल दिया, वो भी बिजनेस ओनर बेचारा खुद ही बना रहा होता है, क्योंकि उसको नहीं बनाना चाहिए अगर उसका कोर काम वो नहीं है। और वो डाल के वो वेट करता है कि अब कितने लाइक्स आए, मेरे पेज पे कितने फॉलोअर्स आए। फॉलोअर्स आपके पेज पे, इंस्टाग्राम पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके अकाउंट में पैसे कितने गिर रहे हैं ये मायने रखता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है। सेल्स के अंदर कौन कौन से चैनल इस्तेमाल करने चाहिए आज के फ्रीलांसर को या सर्विसेज वालों को? अच्छा जी, सेल्स के अंदर मैं कहता हूं कि आपको जो फ्रीलांसिंग जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए, वो रिसर्च के लिए काम आते हैं। सही है। अब उसमें अंदर आप बिट्स वगैरह और बहुत ज्यादा लेवल पे क्लाइंट्स, आप सिर्फ उसके ऊपर आप फोकस नहीं कर सकते, अपवर्क, फाइवर के ऊपर, बट वो छोड़ने भी नहीं है, उसको रहने दें, ताकि क्या हो, उससे आपको रिसर्च हो मार्केट की कि अब मार्केट में क्या चल रहा है। सही है। ठीक है, मेन आपके क्लाइंट्स यहाँ से अब नहीं आ सकते, क्योंकि एक ग्रो करने के लिए आपको एक सर्विस 500 की बेचनी है, $500 की, और वो फाइवर अपवर्क पे वो $20, $30, $50 की बेच रहा है, उससे कंपैरिजन है नहीं। ठीक है, तो वहां पर जो है ना वो फाइट करना अब पॉसिबल नहीं है, और पिछले 2-3 सालों से पॉसिबल नहीं है। फिर क्या करें? फिर लोग आए लिंक्डइन की तरफ। लिंक्डइन में उन्होंने रीच आउट किया जो है ना वो हर किस्म के बंदों को, जो भी अमेज़न सेलर है, चाहे वो सप्लीमेंट बेच रहा हो, चाहे वो फिटनेस के अंदर हो, चाहे वो फूड के अंदर हो, सबको रीच आउट करना स्टार्ट किया। अब जो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूँ कि भाई निश वाली जो चीज है ना, इसको एक्सप्लोर करें, उस निश के बारे में फाइंड आउट करें, उस निश की लर्निंग लें, और फिर उन लोगों को रीच आउट करें, उन सेलर्स को रीच आउट करें। उन सेलर्स से जब आप बात करेंगे और उनको ये अंदाजा होगा कि यार इस बंदे को, इस एजेंसी ओनर को तो मुझसे ज्यादा मेरी निश का पता है। ऐसा ही है। मैं कोई रबड़ का प्रोडक्ट है तो रबड़ के इतने इतने टाइप्स होते हैं, यहाँ से सोर्सिंग होती है, टॉप कंट्री रबड़ के एक्सपोर्ट का ये है। इस तरह की बातें जब आप उससे करोगे, वो बोलेगा यार वेरी गुड। और इस तरह की बातें आप तभी लर्न कर पाओगे जब आप एक निश में जाओगे। तो एक निश में जाओ, उस निश में फिर कम्युनिटी के अंदर घुसो आप। और कम्युनिटी में घुसने का मतलब ये नहीं है, वहां गलती क्या करते हैं लोग, आके खुद ही बोलते हैं कि मैं ये करता हूँ, मैं ये करता हूँ। नेगेटिव मार्केटिंग हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल आप जिसको डायरेक्टली खुद बेचोगे
तो वो हमेशा रेजिस्ट करेगा। तो वहां पर आपको बस अपनी नॉलेज शेयर करनी है कि देखें ये न्यूज आई है, ये लेटेस्ट चीज हुई है, ये हुआ, वहां से फिर लोग आपके पास खुद आएंगे। तो है थोड़ा लंबा प्रोसेस, लेकिन वही जो मैंने आपको उस लड़की की एग्जांपल दी विद 4 क्लाइंट्स, उसके जो है ना $6 मिलियन का रेवेन्यू टर्नओवर जो है वो ईयरली कर रही है। सही है। अच्छा, मार्केटिंग आप किस तरह करते हैं? मार्केटिंग अगर कोई भी सर्विसेज की फील्ड के अंदर है तो मार्केट किस तरह करे अपने आप को? अच्छा, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बहुत सारी हैं, मैं 2-3 एक्सप्लेन कर लेता हूँ। सबसे पहले कोई मतलब उसका कोई ऑर्डर नहीं है, बट एक है एजुकेशनल मार्केटिंग, ठीक है? सही है। एजुकेशन मार्केटिंग में आप एजुकेट करते हो सामने वाले को। अब वो एजुकेट आप करते हो, वो फिजिकल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल, आपका वो प्रोडक्ट है, वो सर्विस है जो सिर्फ जो जुम्मे की नमाज में जो मस्जिद से निकल के जो लोग आते हैं ना, वो आपकी बेस्ट ऑडियंस है। ओके। तो क्या करो, बैनर बनाओ और छोटे बकरी बच्चे को पकड़ा दो, और वो हर नमाजी को बचपन में जैसे कैसे होता था, तो अपनी ऑडियंस आइडेंटिफिकेशन करनी है सबसे पहले, अपनी कस्टमर आइडेंटिफिकेशन करनी है, किसको बेचना है, किसको नहीं बेचना। और जिसको बेचना है वो मौजूद कहां पर है। वो मस्जिद से बाहर निकल रही है, वो शारा फैसल के रोडों पे जा रही है, तो आपको बिलबोर्ड लगाना है। वो जो है वो फेसबुक अपने दिन में 4 घंटे यूज करती है, वो यूट्यूब के ऊपर जो है ना वो अपने 4 घंटे यूज करती है, और जुनैद अकरम का पॉडकास्ट देखती है, ठीक है ना? तो आपको ये फाइंड आउट करना है कि वो कहाँ मौजूद, ऑडियंस क्या है, कहाँ मौजूद है, क्या कंज्यूम कर रही है, और फिर उस लिहाज से आप उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मार्केटिंग करते हो, ठीक है? अब ये तो मैंने जनरल बताया आपको, अब मैं फ्रीलांसर्स और इनका बताऊं तो एजुकेशन मार्केटिंग बहुत जबरदस्त है। एजुकेशन मार्केटिंग पोस्टर हो सकता है, वीडियो हो सकती है, पोस्टर और वीडियो, या फिर वो ब्लॉग भी। सही है। पोस्टर, वीडियो, ब्लॉग, अब आपको कहाँ डालना है, आप ईमेल के थ्रू उसको शेयर कर सकते हैं, आप यूट्यूब के थ्रू शेयर करते हैं। एक बड़ा मशहूर, आपको पता होगा, यूट्यूबर है, बाहर का है, और उसकी मार्केटिंग सब में एक ही मार्केटिंग है, वो सिर्फ वीडियोस डालता है। सही। और पता नहीं कितने से डाल रहा है, मैं अमेज़न गाय की मैं बात कर रहा हूं। सही। तो उसका यही है, वो कहता है भाई मेरे यहीं से सारे क्लाइंट्स आते हैं, ठीक है? कुछ फिर जो लोग यूएसए के अंदर एजेंसीज हैं, वो डिफरेंट ट्रेड शोज जो हैं वो उनको ज्वाइन करती हैं, डिफरेंट अमेज़न के जो इवेंट्स होते हैं उनको ज्वाइन करती हैं। मास्टरमाइंड फिर ग्रुप्स होते हैं, फेसबुक के कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन $10,000 पर ईयर की होती है, और हर साल आपको रिन्यू करवाना है। वहां पर अमेज़न सेलर्स होते हैं, कुछ एजेंसीज उनको ज्वाइन किया हुआ है, मैंने भी वो ट्राई किया था, तो उनको ज्वाइन करना, और फिर जो है ना वो एजुकेशन मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू और यूट्यूब के थ्रू, और तो ये मतलब स्ट्रेटजीज तो ये सारी हैं। बट इसको अगर मैं स्ट्रेटजीज मालूम करने से पहले ना, आप अपने आप से सिर्फ ये सवाल करें कि मेरी ऑडियंस कौन है, वो कहाँ बैठी हुई है, कंटेंट क्या कंज्यूम करती है, मैं उसकी हेल्प कैसे कर सकता हूँ। बस ये 4 सवाल हैं। ये जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो स्ट्रेटेजी और तरीका और प्लेटफॉर्म आपको खुद मिल जाएगा। अच्छा, मैंने ये देखा है कि कमाल भाई के लोग स्टार्ट भी कर लेते हैं, लेकिन जो है ना कभी कभार ऐसा होता है कि परेशानी आ जाती है, या कोई ऐसा आ जाता है, कोई सेटबैक आ जाता है, कोई क्लाइंट सही नहीं चला, किसी ने धोखा दे दिया। आपको पता है शुरुआत में हम ये भी गलती करते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स की फील्ड में या किसी भी डिजिटल फील्ड में डाटा मैटर करता है। तो शुरुआत में ऐसा होता है कि कोई धोखा दे देता है आपको, कोई बंदा आपने रखा, उसने आपको रिच किया, तो ऐसी सिचुएशन में ना बंदा परेशान हो जाता है। तो मुझे लगता है कोई भी एक ऐसी ड्राइविंग फोर्स होनी चाहिए उसकी, जो कि उसको चलाए रखे, कहीं पे स्टॉप ना आए। तो वो कैसे बंदा बिल्डअप करता है, या आपकी क्या ड्राइविंग फोर्स है, आप अपने आप को कैसे मोटिवेटेड रखते हैं पूरी जर्नी के अंदर? अच्छा, बेसिकली ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को मैं नाम देता हूँ एंजॉय द जर्नी। सही है, ठीक है ना? क्योंकि बिजनेस मैन बनने का हमने इरादा किया है, तो फिर उसमें दर्द भी होंगे, उसमें खुशी भी होगी, उसमें धोखा भी मिलेगा, उसमें सब चीजें होंगी। एक रोलर कोस्टर वाली राइड है, ठीक है? वो एक स्मूथ राइड नहीं है, लेकिन जब आप जूम आउट करके देखोगे तो वो स्मूथ ही लगेगी, वो ग्रोथ नहीं दिखेगी, ठीक है? तो बेसिकली जो है वो प्रॉब्लम क्या होती है, बिजनेस ओनर बेचारे जो है ना, वो मैं बहुत सारा बिजनेस ओनर से मिल चुका हूँ, तो मैंने क्या फील किया कि लोग खुशी नहीं होते। कभी क्या मसला है, कभी क्या मसला है, एक स्टेज में एक मसला था, दूसरे स्टेज में फिर दूसरा, फिर तीसरा, और खुशी उनके अंदर से खत्म हो जाती है। सही है। तो उसमें लोग करते क्या है, एक जो बेसिक गलती करते हैं वो ये करते हैं कि अपने आप को गोल देते हैं और सिर्फ उस गोल के पीछे भागते हैं। गोल देना लाजमी है, बगैर गोल के यू कैन नॉट ग्रो। बट गोल को इतना अपने सर पे सवार कर लेते हैं कि ये होगा तो ही मैं खुश होऊंगा, वरना खुश नहीं होगा, और ये जब हो जाएगा फिर मैं खुश होऊंगा। तो होता क्या है कि उन्होंने अपने आप को लेट से 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का गोल दिया और उसके पीछे भाग गए। अब वो और खुशी उन्होंने अपने अंदर रोक दी और बोला जब वो अचीव हो जाएगा फिर मैं खुश होऊंगा। तो होता क्या है कि वो अपने आप को इतना सख्त कर लेते हैं, इतना रिजिड कर लेते हैं कि वो गोल जब पूरा होता है ना तो उनको थोड़ी देर की खुशी होती है,
ऐसे ही है। ये एग्जांपल ऐसे ही है कि जब आप गाड़ी खरीदते हो और वो एक थोड़ी 1 महीना 2 महीना 3 महीने की खुशी होती है, 6 महीने की खुशी होती है, फिर आप बोलते हो मुझे अब दूसरी गाड़ी ऐसा ही चाहिए। है। बचपन में साइकिल जो है ना वो हम लेते थे, तो साइकिल एक ले ली, थोड़ी देर खुशी हुई और फिर वो साइकिल कोने में पड़ी हुई है, उसके ऊपर जंग लग रहा है और मट्टी लग रही वो है, डोपामाइन इफेक्ट वाला सीन। एग्जैक्टली। तो असल क्या है कि आपको अपनी नीयत साफ रखकर आपको जो है ना एक गोल देना है और उस गोल में आपको उसको पूरी कोशिश करनी है कि उसको मैं अचीव करूं। लेकिन उस गोल में अप एंड डाउन आएंगे और अप में भी खुश रहना है, डाउन में भी सीखना है। अप में शुक्र करना है, डाउन में सब्र करना है। तो यही है ना, इस्लाम हमें सब्र और शुक्र की तलकीन देता है। तो जब अच्छा कर रहे हो तो अल्लाह ताला का शुक्र करो, अपने से नीचे वालों को देखो। जब मुश्किल में हो तो अल्लाह ताला पे भरोसा करो और बोलो सब्र, अल्लाह ताला की तरफ से है जो है, मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। और आप खुद सोचे कि आज से 10 साल पहले हम जो सोचते थे, आज अल्लाह ताला ने हमें वो सब दे दिया, उससे कितना ज्यादा दे दिया। ऐसा ही है, ठीक है ना। तो चीजें इवेंचुअली सेट हो जाती हैं, पीछे के डॉट्स कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक अच्छी नीयत के साथ गोल्स देकर मैं कहता हूं कि जर्नी को एंजॉय करें, हर एक पॉइंट को। एक वक्त आया था मेरे पास 25 एम्प्लॉयज थे और 25 एम्प्लॉयज से 10 एम्प्लॉयज हो गए थे विद इन 2 मंथ्स। 1.5 महीने 2 महीने में 25 से 10 एम्प्लॉयज। मैं 12 सर्विसेज से मुझे 2 सर्विसेज पे आना पड़ा। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि वो मेरे लिए रहमत था। वो नहीं होती तो मुझे कॉन्सेप्ट पता ही नहीं चलता कि भाई आपको निश में जाना है, आपको 2 कम सर्विसेज में क्लाइंट बेचने, ना कि आप जो है ना हर किसी को हर चीज बेचें। ठीक है, तो उसका फायदा था। लेकिन उस वक्त वो बुराई लगती थी, वो लगता था यार क्या हो रहा है, क्या चाह रहे हैं। हाँ, तो चीजें इवेंचुअली सेट हो जाती हैं। अच्छा, इसमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर मैं आपको बता दूं, जो कि मैं बढ़ाता भी हूँ बच्चों को, वो है आसान रिस्क। ठीक है ना, अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आसान रिस्क अता कर। ऐसा ही है, रिस्क नहीं, आसान रिस्क। ठीक है ना। इसकी छोटी सी मैं एग्जांपल देता हूँ, मजा आएगा आपकी ऑडियंस को, आपको भी। कि एक मुर्गा है, ठीक है ना, और उसका एक मालिक है। ठीक है ना। रोज सुबह को मालिक क्या करता है, एक बड़ा थाल है, उसके अंदर जो है ना वो दाने डाल देता है और फिर मुर्गे को आवाज देता है। सही है। मुर्गा आता है, वो दाने देखता है, मुर्गा अपने बीवी बच्चों को आवाज देता है, बीवी बच्चे आते हैं, मुर्गा और बीवी बच्चे सब मिलके उस थाल में से खाते हैं, सब पेट भर के खाते हैं, बड़ा मजा आता है। एक दफा क्या हुआ कि जो उसका मालिक है ना वो मुर्गे से नाराज हो गया और मालिक ने क्या किया, मालिक ने जो है ना वो उसका थाल उठाया और वो जो दाने थे वो पूरे उसमें सहन में फैल गए। मुर्गा सुबह को उठा, मुर्गा बोला अरे यार। मुर्गे ने क्या किया, एक एक दाना उठाकर उस ट्रे में, पहले ट्रे को सीधा किया और एक एक दाना उठाकर ट्रे में डाला। जब सारे ट्रे उसने दाने ट्रे में डाले तो शाम हो गई। फिर शाम को उसने क्या किया, अपने बीवी बच्चों को आवाज दिया, बीवी बच्चे आए और मुर्गे ने, तीनों ने, सबने मिलके उस दाने में से, उसी प्लेट में से उतने ही दाने खाए। ये 2 एग्जांपल दी मैंने आपको। एक है आसान रिस्क, एक है मुश्किल रिस्क। क्या तादाद सेम थी? ऐसे दानों की तादाद तो सेम थी ना। अल्लाह ताला ने हमारी रोजी लिखी हुई है। एक भी दाना, एक भी निवाला हमें ना ही एक्स्ट्रा होगा ना ही कम होगा। बस वो तरीका देखें आप, अल्लाह ताला ने एक जगह पर आसान रिस्क बना लेते हैं। जब आप अल्लाह ताला पे भरोसा करते हो, सब्र शुक्र का काम करते हो, तो सब चीजें आसानी हो जाती हैं। आसानी से क्लाइंट मिल जाते हैं, आसानी से इन्वेस्टर मिल जाते हैं, आसानी से सब काम हो जाते हैं, टीम छोड़ के नहीं जाती, सब कुछ ऐसे हो रहा होता है। हम हैरान हो जाते हैं किसी बिजनेस ओनर को देख के, कैसे चल रहा है, ये मेरे बाद आया था, हम इससे आगे चला गया। ऐसा ही है। तो कहीं पर फिर ये होता है कि जब भरोसा, ईमान जब आपका कम होता है, थोड़ा सा मैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको टच करना चाहूंगा कि जब ईमान की कमजोरी आती है ना, तो फिर इंसान जो है बस पैसे के पीछे भागता है और फिर पैसा उससे, चीजें उससे और फिर दूर होती जाती हैं। सही है। तो बराबर था दोनों में दाना, लेकिन एक में आसानी से, हाँ एक में। जी। तो ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है आसान रिस्क का, जो कि मैंने आपका बेसिकली सवाल जो है वो थोड़ा सा उससे डेविएट हो गया। नो प्रॉब्लम। मतलब उसमें ये हमें समझ आ गया कि हमें दुआ क्या करनी चाहिए, अल्लाह ताला आसान रिस्क की दुआ करनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताएं कि ज्यादातर लोग का ये भी प्रॉब्लम है। अच्छा, मैं ज्यादातर वो सवाल ट्रिगर कर रहा हूँ जो इस ऑडियंस के इश्यूज है ना, जो बिजनेस के इश्यूज हैं। अब कमा भी लिया, पैसे भी आ रहे हैं, सही है ना, अब उसको मैनेज किस तरह करना है, किस तरह फाइनेंस को मैनेज करना है, किस तरह, अगर बिलफर्स कोई किसी एजेंसी का रेवेन्यू $10,000 है या $5,000 है या $2,000 है, तो उसको वो कैसे बैलेंस आउट करेगा। अच्छा, ये मुझे री इन्वेस्टमेंट पे लगाना है, इस पैसे का मुझे ये करना है, इस पैसे का मुझे ये करना है, इसके बारे में बताइए। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एडवाइस देता हूँ कि जब भी पैसे आपके पास हो ना, तो कुछ चीजें हैं जिसके ऊपर आपको पैसे लगाने हैं। सबसे पहली चीज जिसके ऊपर आपको पैसे लगाने हैं वो है अपने स्किल्स और अपनी नॉलेज। सही है। सबसे पहले मेरी एक मुलाकात हुई एक बिजनेस ओनर से जिनके 800 एम्प्लॉइज थे। तो तब मेरे में अकल नहीं थी और पैसे आ गए थे। ठीक है, तो मैं उनके पास गया, मैंने बोला मेरे पास पैसे हैं, मैं प्रॉपर्टियां खरीद लूं, क्योंकि पता है पाकिस्तान में प्रॉपर्टियां खरीदो वो बढ़ जाती है। तो उन्होंने बोला, मतलब वो घबरा, वो हो गए। मतलब क्या मतलब पैसे अगर हैं
तो बिजनेस में इन्वेस्ट करो, हाँ। बिजनेस बेस्ट ROI आपको देगी। सही है। तो उन्होंने इस तरीके से जवाब दिया। तो बहरहाल 3 चीजों में मैं डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले पैसे जो आपको लगाने हैं वो अपनी नॉलेज और अपने स्किल्स के ऊपर, क्योंकि जितना ज्यादा आपका दिमाग वसी होगा उतना ज्यादा आप और पैसे कमाओगे। ऐसा ही है। ठीक है। दूसरा, जब आप वो लगा दो कि हाँ भाई ठीक है, मैंने अपने ऊपर भी लगा दिए, मेरे एक मेंटोर भी रख दिया, मैंने रिलीजन मेंटोर भी रख दिया, मैंने बिजनेस का मेंटोर भी रख दिया, मेरा एक ऑटोमेशन का मेंटोर भी है। इस तरीके से आपने मेंटोर अपने डिफरेंट डिफरेंट फील्ड के रख दिए। एक मेंटोर नहीं जिससे आप रिलीजियस सवाल भी कर रहे हो, बिजनेस भी कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। हर बंदा हर चीज में बेहतर नहीं हो सकता। ठीक है। तो आपने बोला मैंने स्किल में भी कर लिया, ट्रेनिंग में भी कर लिया, अब भी पैसे हैं, तो सेकंड मैं रिकमेंड करता हूँ कि अपने बिजनेस में, और अपने बिजनेस में क्या चीजें आती हैं, अपने एम्प्लॉइज के ऊपर, अपनी स्ट्रेटजीज के ऊपर, सिस्टम के ऊपर, ऑटोमेशन के ऊपर, और डिफरेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को ट्राई करें, क्योंकि बिजनेस बेस्ट ROI देगी। आप बैंक में रखोगे 10% 15% इंक्रीज हो जाएगा। सही है। ठीक है। तो बिजनेस में, अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना इज द बेस्ट पोजीशन। थर्ड, फिर भी अगर आपको वो भी कर लिया और फिर कोई जगह दिख ही नहीं रही, जो कि नहीं हो सकता, इसका मतलब आपने शायद सही नहीं देखा, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो फिर उसके बाद फिर आप बिजनेस से निकलते हो और फिर आप बाकी चीजें जो है वो एक्सप्लोर करते हो। तो फाइनेंशियली बिजनेस ओनर को मैं समझता हूँ इन 3 स्टेप्स के थ्रू जो है ना वो देखना समझ आ गया। मतलब पहले अगर पैसे बन रहे तो अपने लिए कोई उस्ताद या टीचर या मेंटोर होना जरूरी है। उसके बाद आपने कहा कि फिर अपनी ही बिजनेस पे रीइन्वेस्ट, और फिर अगर भी ज्यादा है तो फिर आप बाहर जा सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन कब आनी चाहिए बिजनेस के अंदर? क्या आपने ये कर लिया, आप कहते हो नहीं यार इस इंडस्ट्री में भी मुझे होना चाहिए? अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कि एक बिजनेस पकड़ते हैं, उसी के अंदर बहुत टॉप पे चले जाते हैं, कोई गलत नहीं है इसमें। कुछ लोग होते हैं जो एक बिजनेस के अंदर सिस्टम बनाते हैं और उसको टॉप पे नहीं लेके जाते, लेकिन एक सिस्टम बनाते हैं और फिर दूसरी चीज में आ जाते हैं। ठीक है ना। और फिर तीसरी चीज में आ जाते हैं, फिर चौथी चीज में आ जाते हैं। तो दोनों तरीके के बिजनेस ओनर होते हैं और दोनों अपनी अपनी जगहों पे ठीक है। मैं थोड़ा सा डिफरेंट दूसरे टाइप का हूँ। मैं एक कंपनी के ऊपर पूरी जिंदगी लगा दूं ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरी नेचर ऐसी है कि मैं डिफरेंट चीजें ट्राई करने में मुझे बड़ा मजा आता है। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा तरीका क्या है कि एक कंपनी उठाओ, उसका एक स्ट्रक्चर, उसका एक सबसे पहले उसका गोल दो कि भाई इसको मुझे इस जहां पर पहुंचाना है, और फिर उसकी मंथ ऑन मंथ मुझे इतनी ग्रोथ करनी है। मंथ ऑन मंथ उसमें मैं 30% 40% ग्रोथ करनी है। सही है। वो लिमिट पे पहुंचाना है और फिर टॉप पे नहीं पहुंचाना, उस लिमिट पे पहुंचाना है, और फिर हर साल उसकी 20-30% ग्रोथ होती रहे, या 40-50% जो भी आपने डिसाइड किया। और फिर उस लिहाज से आप इसके सिस्टम बनाते हो, वहां पर लोग बिठाते हो। जब वो अचीव हो जाती है आपके पास कि जिसमें आपका टाइम अब नहीं लग रहा, एक्टिव बिजनेस आप एक वक्त में एक ही कर सकते हो। ये तो मैंने इतनी मारे खा के सीखा है। लोग बोलते हैं यार मैं ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा। नहीं, एक्टिव बिजनेस आप एक वक्त में एक ही कर सकते हो। उस बिजनेस का आपने पूरा सिस्टम बनाकर जब आप उस बिजनेस से निकल सको, क्योंकि आपके सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स होंगे, फिर आप दूसरे में जाओ, फिर तीसरे, फिर यही काम दूसरे में करो, फिर तीसरे में जाओ। एक ये अप्रोच है। दूसरी अप्रोच मैंने आपको बताई, आपने बोला नहीं मुझे तो दुनिया में ये कंपनी टॉप पे लेके जानी है। हाँ। एक कंपनी को दुनिया में टॉप पे लेके जाना है, तो फिर ये भी तरीका भी ठीक है। उसमें फिर आप उसी के अंदर आप सिस्टम बनाओ, ऊपर जाओ, सिस्टम बनाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, उसी के अंदर प्रोडक्ट्स डालो, उसी के अंदर सर्विसेज ऐड करो, उसी के अंदर डिफरेंट निशेस ऐड करो, उसी के अंदर डिपार्टमेंट्स ऐड करो, और उसी के अंदर आप जो है ग्रो करें। लेकिन कभी कभार लोग गलती ये भी करते हैं कि बहुत जल्दी, मतलब अभी एक क्लाइंट हुआ है, अभी 500 डॉलर पे पहुंचा और फौरन दूसरी जगह पहुंच गया। ये भी चीज गलत है। हाँ, ये बिल्कुल गलत है। और अगेन सिस्टम आपने जो बात करी है ना कि एक गोल होना चाहिए कि यार मैं इस पे ले जाऊंगा फिर मैं एग्जिट कर जाऊंगा, वो एक अप्रोच बिल्कुल सही है। अच्छा, अभी एट दिस मोमेंट अगर कोई आना चाहता है ई कॉमर्स में या डिजिटली अपना आपको इवॉल्व करना चाहता है, किसी भी फील्ड से भी वो ताल्लुक रखता हो, तो आपको लगता है कौन सी ऐसी इमर्जिंग स्किल्स हैं जिसमें उसको आना चाहिए, या जिसका भी दौर है अभी बूम में आगे सके? अच्छा देखें, बेसिकली फील्ड्स की अगर हम बात करें ना, तो वो तो जो सोशल मीडिया यूज कर रहा है उसको तो पता है आजकल क्या चल रहा है। हाँ। कुछ साल पहले बिटकॉइन था, ठीक है ना, उससे पहले IoT था, IoT के बाद बिटकॉइन आया, बिटकॉइन के बाद जो है ना वो AI आ गया अभी। हाँ। ठीक है ना, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं क्या चल रहा है। लेकिन जो कुछ स्किल्स जो कि आपको हर डिपार्टमेंट में, हर फील्ड में, हर निश में जिसकी जरूरत होती है, वो मैं कुछ बता दूं आपको। सबसे पहला है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के बगैर बहुत कुछ, मतलब कम्युनिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल, और वो हर फील्ड में हर जगहों पर यूज हो जाती है। अच्छा, अब एक साथ बार बार ये भी बताते रहे कम्युनिकेशन को बेहतर कैसे करना है। अच्छा, कम्युनिकेशन को बेहतर बेसिकली मैं जो है ना, वो जितनी ज्यादा आपकी इन्वॉल्वमेंट डिफरेंट लोगों के साथ होती है ना, उतना ज्यादा आप कम्युनिकेशन को सीखते हो। सही है। ठीक है ना, जितना ज्यादा आप कंजर्व रहते हो, उतना ज्यादा कम्युनिकेशन आपकी कम होगी। जितना ज्यादा आप बात करते हो, लोगों से मिलते हो, आप चाहे सोशल मीडिया पे अगर आप स्टेटस डाल रहे हो, चीजें डाल रहे हो, उन सब चीजों के थ्रू जो है ना वो एक कम्युनिकेशन आपकी बेहतर होती रहती है। बाकी 7 C's ऑफ कम्युनिकेशन वो तो हर किसी ने पढ़ा है। उसके थ्रू भी आप जो है ना वो कोशिश करें, जो भी चीज लिखें, जो भी चीज बोलें, वो पीछे आपके 7 C's जो है वो चल रहे हो। वो कंसाइज और वो पूरा वो तो याद भी नहीं है, क्योंकि अब वो शायद शामिल हो गया है बातों में। तो
वो भी एक तरीका है जो कि हमने बचपन में पढ़ा था, लेकिन ये कुछ तरीके हैं कम्युनिकेशन को बेहतर करने के, जिससे मैं सबसे ज्यादा, फॉर एग्जाम्पल कोई लैंग्वेज सीखनी है तो क्या कहा जाता है भाई, वो बोलो, सही है, सुनो नहीं बोलो, चाहे वो गलत बोलो लेकिन बोलो, क्योंकि वो बोलने से आप फिर जो है ना वो करोगे। तो कम्युनिकेशन भी ऐसे ही है भाई, जितना बोलोगे आपको पता चलेगा यार ये नहीं बोलना चाहिए था, इससे सामने वाला हर्ट हुआ है, ये नहीं बोलना चाहिए था, इससे गलत इम्पैक्ट गया है। वो वक्त करते 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 फिर आप जुमलों का वो बड़ा अच्छा हो जाता है। पहली चीज कम्युनिकेशन। सेकंड बेचना, सेलिंग इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सेलिंग स्किल्स जो है ना वो आपको कभी भी समझे भूखा नहीं मरने देंगे। सेलिंग आपके पास आनी चाहिए, लेकिन सेलिंग को ना लोग नेगेटिव ले लेते हैं। सेल्समैन को लोग समझते हैं वो आपको खाने आ गया है, और वो जो है ना, और कुछ लोग होते भी हैं ऐसे जो बस सामने वाले को उस चीज की जरूरत हो या ना हो उसको बेचने की करते हैं, बस मेरा कमीशन बन जाए। ये चीज भी गलत होती है। सेलिंग के अंदर इस चीज का ख्याल रखना है कि यार विन विन सिचुएशन बनानी है, मैं सामने वाले का भी फायदा देखूं, अपना भी फायदा देखूं, दोनों का। सही है। या अगर मैं सिर्फ अपना फायदा देखूंगा ना और उसको बेच दूंगा तो होगा क्या, वो खरीद तो लेगा लेकिन कभी ना कभी उसको अंदाजा होगा कि यार मेरे साथ धोखा हुआ, मुझे इस चीज की जरूरत नहीं थी या ये नहीं था, तो वो आपसे फिर अगली कोई भी चीज नहीं बाय करेगा। अभी रिसेंटली कल मेरे एक कॉल पे मेरे एम्प्लॉय थे, हमारी एक चीज 3000 रुपीज की है, दूसरी 10,000 रुपीज की है। तो हमने उसको सिखाया कि यार नीड हो तो आप उसको जो है ना वो 10,000 की चीज बेचो, वरना नहीं बेचो। वो क्लाइंट हमें बार बार कहने लगा कि भाई नहीं, मुझसे 10,000 ले, मुझे ये दे, मुझे ये दे, और हम उससे इंसिस्ट करते रहे भाई हम नहीं बेचेंगे तुम्हें, जब तुम्हें नीड ही नहीं है क्यों ले रहे हो, तुम 3,000 की लो, ये कंप्लीट करो, इसके बाद 14 दिन का फ्री ट्रायल ले लेना हमसे, और फिर नीड्स बढ़े तो फिर 10,000 का खरीदो। सही बात। तो जब उसकी कॉल कटी मैंने उसको बड़ा अप्रिशिएट किया, मैंने बोला वेरी गुड, दिस इज व्हाट वी वांट, ये वैल्यूज है हमारी। सही है, इस तरीके से लेके चलना है हमें। तो सेल्स जो है ना वो बहुत ज्यादा वो नहीं करना, उसको नेगेटिव और एक्सजरेट और उस तरीके से नहीं बेचना, एक वैल्यू क्रिएट करके आपको बेचना है। तो कम्युनिकेशन एंड सेल्स मैं समझता हूँ टॉप 2 क्वालिटीज जो कि आपको, टॉप 2 स्किल्स जो कि आपके पास होनी चाहिए। आपकी लर्निंग सोर्सेस, आप कहाँ से सीखते हैं, कैसे सीखते हैं? बुक्स पढ़ते हैं या कैसे आप जो है ना वो अपने आप को अप टू डेट रखते हैं? अच्छा, मेरा तरीका जो है ना बेसिकली यूट्यूब जो है ना वो मेरा टॉप है, सबसे ज्यादा जो है ना वो मैं यूट्यूब के थ्रू लर्न करता हूँ। सेकंड जो है वो बुक्स हैं। सही है, ठीक है, कुछ बुक्स मैंने पढ़ी हुई हैं तो उनके थ्रू लर्न कर लेते हैं। थर्ड जो है ना वो जो मेंटोर्स और एडवाइजर्स मैंने रखे हुए हैं उनसे मीटिंग्स में ले लेता हूँ, उनसे मैं हेल्प ले लेता हूँ। तो ये 3 चैनल्स हैं मेरे लर्निंग के और अच्छी डायरेक्शन। वेरी नाइस। अच्छा जी, आप मुझे बताइए, आपने बताया यूट्यूब और बुक्स, कुछ बुक्स भी रिकमेंड कर दो, कुछ यूट्यूब इंस्पिरेशन जिनको आप सुनते हैं, जिनसे आप सीखते हैं, वो भी रिकमेंड करें ताकि लोग भी उनको फॉलो करें। ठीक है। अच्छा, बुक्स जो है बेसिकली रिच डैड पुअर डैड ने मेरा जो है ना वो बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर किया। एक बिजनेस और वेल्थ में फर्क होता है, ये इस बुक ने बताया मुझे। कुछ पाकिस्तानी लोग हैं जो जिसमें से एक हैं जिनको लोगों ने बहुत नेगेटिव बना दिया है, बट इनिशियली मैंने अपनी इंस्पिरेशन उन्हीं से ली थी। वो है आजाद चाय वाला। ठीक है, तो क्योंकि डिफरेंट बिजनेसेस दिखाना और मोटिवेट करना और बड़ा एक फैसिनेट होता था, अच्छा ये काम भी, अच्छा ये काम भी। फिर जो जोया साहब हैं वो भी बड़े छोटे छोटे बिजनेसेस बता रहे होते हैं। तो ये 2-3 लोग हैं जिनसे मैं पहले इंस्पिरेशन लेता था। अब थोड़े से एक ज़ाहिर सी बात, आप ग्रो करते हो तो आपके मेंटोर्स लोग चेंज होते हैं, आप स्पेसिफिक होते चले जाते हो। क्योंकि वो बात कर रहे हैं जनरल, तो आपको कोई ना कोई ऐसा चाहिए जो कि मेरी नीश में, मेरी स्पेसिफिकेशन में बात करे। ऐसा ही है। अच्छा, आप आजकल क्या वो टॉप 3 क्वालिटीज है, टॉप 3 ऐसी मिस्टेक्स है जिसकी वजह से हम आगे नहीं बढ़ पाते अपने बिजनेस के अंदर? अच्छा, सबसे पहला तो मैं अगेन यही कहूंगा कि बिजनेस ओनर का डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना। सही है, बिजनेस ओनर का काम डे टू डे एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना नहीं। हाँ, पहली दफा खुद करे। मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ, आपने एक भट्टी लगाई है नान बनाने की, रोटियां बनाने की, और पहली दफा 1-2 हफ्ते रोटियां आप खुद बनाओ ताकि आपको पता चले एक दिन में कितनी बनाई जाती हैं। रोटी बनाकर डायरेक्टली एम्प्लॉय को हायर करना, वो बोलेगा भाई दिन की तो 50 बन सकती है, लेकिन आपने बनाई हुई है, आपको पता है दिन की 100 लगती है, तो आप बोलोगे कि भाई मैं 100 लगा रहा था, तू 80 तो लगा, 50 क्यों बोल रहा है? सही है। तो पहली दफा खुद करो। लेकिन लोग गलती क्या करते हैं कि उसके अंदर इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं डे टू डे एक्टिविटीज के अंदर, और फिर वहां सुकून उनका बर्बाद हो जाता है। रातों को नींद नहीं आती, रातों को ये चल रहा होता है मुस्तफा छोड़ के चला गया तो उसके क्लाइंट्स में किसको दूंगा, अहमद चला गया तो क्या होगा, ये चला गया तो क्या होगा, ये चल रहा होता है। सही है। तो क्या है कि सबसे पहले कि भाई डे टू डे एक्टिविटीज से अपने आप को हटाएं, सिस्टम बनाएं, सिस्टम पे लोगों को बिठाएं, मैनेजर बिठाएं, फीडबैक का सिस्टम, बहुत डिफरेंट उसमें मैं फिर बातें करता हूँ। सिस्टम बनाकर फिर आप नेक्स्ट स्टेज पे जाएं और फिर नेक्स्ट। ये तो सबसे पहली चीज ये होती है। दूसरा जो बड़ा प्रॉब्लम होता है बिजनेस ओनर्स का, वो होता है परफेक्शनिस्ट सिंड्रोम।
परफेक्शन सिंड्रोम जो है ना वो ये होता है कि भाई जो काम करने के होते हैं वो नहीं करते, प्रोक्रेस्टिनेशन में चले जाते हैं, जो आसान काम हो जाते हैं। मैंने कहा ना कैनवा पे पोस्ट बना के बिजनेस ओनर खुश होते हैं, ऐसे ही तो प्रोक्रेस्टिनेशन में नहीं पढ़ना, परफेक्शनिज्म में नहीं पढ़ना, और एक्शनेबल पॉइंट्स के ऊपर काम करना है और वही चीजें फिर आगे लेके चलनी है। तो ये दो चीजें हो गई। थर्ड जो है ना जिसपे जो मैं समझता हूँ इन दोनों से ऊपर आती हैं, वो ये समझना कि हमें जरूरत नहीं है सीखने की। हाँ, ये चीज बड़ा जो है ना वो आपको कंप्लीट हो गया। हाँ, मैं इसको करता हूँ लर्निंग कर्व कहता हूँ। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है, मैं नहीं कहता। लर्निंग कर्व क्या होता है, आप कोई भी नई चीज स्टार्ट करते हो किसी भी फील्ड के अंदर, तो एक वक्त आता है आप समझते हो अच्छा ये तो मुझे आ गया है, हाँ। लेकिन फिर आप उस फील्ड के जब बड़े लोगों से वीडियोस चीजें वगैरह मुलाकात होती है तो आपको पता चलता है कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता। फिर आपका जो है ना वो पूरा नीचे आ जाता है, और फिर वापस आप एक पॉइंट आता है, फिर ऊपर जाके फिर आप बोलते हो कि अब मैं बड़ा बन गया हूँ, फिर आपको तो ये लर्निंग कर्व है और ये होना जरूरी है। लेकिन अगर एक पॉइंट पे आकर आपने बोला नहीं यार मुझे तो आता है और मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मैं तो खुद ही जो है ना वो डिफरेंट हिट एंड ट्रायल करूंगा और मैं कामयाब हो जाऊंगा, तो वो फिर इंसान वहीं पर रुक जाता है, वो फिर आगे नहीं बढ़ता। ऐसा ही है, बिल्कुल आपकी बात मैं सेकंड करूंगा। अच्छा, कुछ सिस्टम ऐसे बताएं जो कि एक बिजनेस में होने चाहिए। एचआर सिस्टम होता है, फाइनेंस सिस्टम होता है और एडमिन सिस्टम होता है, तो आप कौन कौन से सिस्टम्स को कहते हैं कि ये बिजनेस में होने चाहिए आपके? अच्छा, बेसिकली जो है ना वो सिस्टम जो वर्ड है ना उसको बड़ा एक मुश्किल समझा गया है, ठीक है ना, और वो बहुत कॉम्प्लिकेट किया, और आज तक लोगों से पूछो सिस्टम क्या होता है वो घबरा जाते हैं, वो जवाब नहीं दे पाते। मैं आपके लिए सिस्टम बहुत आसान कर लेता हूँ, बहुत आसान कर लेता हूँ, ठीक है। सिस्टम के अंदर बेसिकली जो है ना वो तीन चीजें हैं। सही है, ठीक है। रोल्स डिफाइन करना, सही है, ठीक है, और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाना, सही है, और रिव्यू मीटिंग्स लेना, बस, ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ। रोल्स बनाना, आपको अपने हर एक जॉब पोजीशन का रोल डिफाइन हो कि ये पोजीशन सुबह को 9 बजे आएगी, ये काम करेगी और ये काम ऐसे करते हैं। एक्सेल की आपने शीट्स वगैरह इस तरीके से बना दी, उसमें सारे टास्क लिख दिए। 10 बजे वो ये काम करेगा, 11 बजे ये काम करेगा, 12 बजे और 6 बजे तक वो ये काम करेगा, ठीक है। तो रोल्स डिफाइन करना, सही है। सेकेंड, रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाना कि भाई उसके जो टॉप केपीआईज हैं उसको मैं नोट कैसे करूंगा, मैं मुझे कैसे पता चलेगा कि वो सही काम कर रहा है नहीं कर रहा। वो मैथमेटिकल कुछ वैल्यूज बताएंगे। फॉर एग्जांपल सेल्स का बंदा है तो मैं देखूंगा कि उसने आज कितनी कॉलिंग की, उसने कितने मेरे इंटरव्यूज अरेंज करवाए, ठीक है। तो टॉप केपीआईज और रिपोर्टिंग में फिर क्लाइंट के साथ रिपोर्टिंग और इंटरनल रिपोर्टिंग जो होती है और इंटर डिपार्टमेंट जो रिपोर्टिंग होती है, ये सब चीजें इसके अंदर आ जाएंगी। थर्ड चीज आएगी रिव्यू मीटिंग। ऐसा नहीं कि जॉब टास्क बनाया और रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाया और बस फिर छोड़ दिया अल्लाह के नाम पे, ऐसे नहीं है। तीसरा है रिव्यू मीटिंग्स लेना कि भाई रिव्यू आओ, बैठो, ये रिपोर्टिंग थी, ये केपीआईज थी, बताओ क्या प्रोग्रेस है, ठीक है। और लोग गलती क्या करते हैं, 6 महीने के बाद रिव्यू मीटिंग लेते हैं। नहीं, नया एम्प्लॉई है तो वीकली, थोड़ा पुराना हो गया तो मंथली आपको रिपोर्टिंग लेनी है, फीडबैक लेना है, उसमें देखना है कि उस डिपार्टमेंट की प्रोग्रेस क्या है, सही है, ठीक है। तो सिस्टम के अंदर बस ये तीन चीजें। अब ये तीन चीजों को आप चाहे एक्सेल पे इंप्लीमेंट कर लें, चाहे किसी में भी कर लें। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं, बहुत छोटी सी एग्जांपल सिस्टम समझाने की। एक मैं कंपनी में गया उनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो वहां पे मैंने ये देखा कि बिजनेस ओनर जो है ना उसके ऑपरेशंस डिपार्टमेंट में दिन के 4 घंटे लग रहे हैं। और मैंने आपको क्या कहा था, बिजनेस ओनर को सबसे पहले ऑपरेशन टेक्निकल डिपार्टमेंट से अपने आप को निकालना होता है, क्योंकि वहां से निकालना सबसे आसान होता है। बंदे बिठाओ, निकल गए, सेल्स एंड मार्केटिंग और बाकी चीजें फिर मुश्किल होती है, ठीक है। तो बिजनेस ओनर जो है ना वो 4 घंटे डेली के उसके लग रहे थे। मैं आया, मैंने उसका पूरा सिस्टम बनाया ऑपरेशन का कि ये शीट इससे ऐसे बात करेगी, ये शीट ऐसे बात करेगी, फॉर्म ऐसे कनेक्ट होंगे, ये चीज ऐसे होगी, जो एम्प्लॉय आएगा वो सुबह को आके ये काम करेगा, फिर ये और ये काम करते ऐसे। मैंने सब चीजें लिख दी और उसकी पूरे कनेक्शंस मैंने बना दिए, सही है, ठीक है। अब मैंने अभी रिसेंटली बात हुई है, पिछले 8 महीने से बिजनेस ओनर जो है ना वो हर हफ्ते उसका सिर्फ आधा घंटा ऑपरेशन डिपार्टमेंट में लगता है। पहले डेली 4 घंटे, अब हफ्ते में सिर्फ आधा घंटा, सही है। और 1-2 इसके एम्प्लॉइज हैं उस ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, सब चीजें वो खुद कर रहे हैं, सही, ठीक है। तो सिस्टम कोई वो नहीं है कि पता नहीं कोई टूल होगा, क्या होगा पता नहीं। सिंपल से इंग्लिश, आसान इंग्लिश में रोल डिफाइन करें, बेसिक एक्सेल के अंदर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म बनाएं और रिव्यू की एक फ्रीक्वेंसी बनाकर रिव्यू मीटिंग्स लेते हैं, सही ये आता है, सही है। अच्छा कमाल भाई, एक एडवाइस उनके लिए जो कि स्टार्ट करना चाहते हैं और एक एडवाइस उनके लिए जो कि स्टार्ट कर चुके हैं, अपने आप को एक्सीलेंस की तरफ लेके जाना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो लोग स्टार्ट करना चाहते हैं उनको मैं बोलूंगा स्टार्ट कर लें। हाँ। उनके लिए चले मैं मैं अपना एक वो कोटेशन कह लें या क्या कह लें, स्टार्ट फास्ट, फेल फास्ट, रीस्टार्ट फास्ट। ओके, वेरी नाइस। स्टार्ट फास्ट,
फेल फास्ट, रीस्टार्ट फास्ट, ठीक है ना, बातें होती रहेंगी। हाँ, मैंने 3 साल ये गलती की है, जो स्टार्ट नहीं कर रहे, मैंने 3 साल ये गलती की है, एक्सेल की शीटें बना रहा हूँ, लोगों से मीटिंग कर रहा हूँ, सब फालतू। हाँ। फिर मेरी एक मुलाकात हुई एक मेंटोर से, हाँ। उसने मेरा पूरा विजन चेंज, और मैं समझता हूँ कि तब से मुझे असल पता चला कि बिजनेस करते कैसे। वो फिर उन्होंने बोला पहले काम करो, फिर जो है ना वो सब चीजें सेट हो जाएंगी, पहले स्टार्ट करो, ठीक है। सही है। तो जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए तो ये एडवाइस होगी, स्टार्ट फास्ट, फेल फास्ट और रीस्टार्ट फास्ट, ठीक है। जो स्टार्ट कर चुके हैं, सही है, ठीक है, उनके फिर डिफरेंट जो स्टेजेस मैंने बताया ना, उस स्टेजेस के लिहाज से अपने अपने टास्कों को डिवाइड करें। तो अभी भी स्टार्ट जिन्होंने किया है वो सबसे पहले क्या करें, अपना जो है ना वो बिजनेस मॉडल को फाइनल करें। सही है। मैं इसमें ये कहता हूं, इफ यू आर सेलिंग एवरीथिंग टू एवरीवन, you are selling nothing to no one. Okay. If you are selling everything to everyone, you are selling nothing to no one. ऐसा ही है। तो हर चीज हर किसी को नहीं बेचनी, सर्विस और प्रोडक्ट भी डिवाइड करने हैं, और क्लाइंट्स और कस्टमर्स भी आपको स्पेसिफाई करने हैं। ऐसा ही है। अच्छा, मेरे ख्याल से आपका भी वक्त जो है ना वो बड़ा कीमती है, और ये कन्वर्सेशन ऐसी है कि हम लोग बैठेंगे तो ये कभी भी एंड नहीं होती है। और आप लोग देख रहे हैं कि मेरी तबीयत भी जो है ना वो थोड़ी सी ऐसे ही नासाज भी है। तो मैं आपसे एंड में कंक्लूजन चाहूंगा कि आप इसको कंक्लूड कर दें, हमारी ऑडियंस को कुछ ऐसे 3 पॉइंट्स या कुछ ऐसे 2 पॉइंट्स ऐसे बता दें आप, जो कि वो आज से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें। अच्छा जी, सबसे पहला पॉइंट जो है, जो मैं एडवाइस करना चाहूंगा आपकी ऑडियंस को, वो ये है कि लर्निंग को नहीं छोड़ें। सही है। लर्निंग करते रहें। सही है। सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट अपनी लर्निंग के ऊपर करें। सही है। कि जितना ज्यादा लर्न आप लोग करेंगे उतना ज्यादा जो है आप ग्रो कर पाएंगे। सही है। ठीक है। दूसरा जो है, मैं जो एडवाइस देना चाहूंगा वो ये कि यार सुकून के साथ बिजनेस करें। अल्लाह ताला की बहुत 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 बड़ी नेमत है बिजनेस। हाँ। और बहुत बड़ी नेमत वो है जो आसान बिजनेस हो, सुकून वाला रिस्क हो, आसान रिस्क हो। तो अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला आप लोग के जो है ना वो आसान रिस्क अता करे। ठीक है। और ये 2 एडवाइस टॉप की हैं कि जर्नी को एंजॉय करते हुए अच्छी नीयत के साथ, है ना, मैं विन विन सिचुएशन क्रिएट करूं, सामने वाले का भी फायदा पहुंचाऊं, अपना भी। वो मुझे क्या दे रहा है, पैसा, मैं उसको प्रोडक्ट या सर्विस दे रहा हूं। ऐसा ही है। ठीक है। तो ये सोच के साथ जो है ना अच्छी नीयत के साथ काम करें, और 2 नंबरी और धोखेबाजी कहीं नहीं ले जाएगी। ये एक वक्त तक आपको लगेगा कि शायद कमा रहे हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं से अल्लाह ताला निकाल देंगे। चाहे हॉस्पिटल में चक्कर लग जाएगा, कुछ ना कुछ जगह आपका निकल जाएगा। ये 2 एडवाइस है। अच्छा जी, मैं चाहूंगा कि आप लोग कमाल भाई से भी जो है ना वो इंटरकनेक्ट रहें। अगर आपको हेल्प चाहिए अपने बिजनेस को ग्रो करने में, अपनी चीज़ों को ग्रो करने में हेल्प आउट चाहिए, तो आप कमाल भाई से भी रब्ता कर सकते हैं। कमाल भाई बड़े ही हम्बल पर्सन है, इनसे सीख भी सकते हैं, अपनी चीज़ों को बेहतर भी कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे दोबारा से। और मैं बल्कि दोबारा से हम जो है ना वो रिकॉर्डिंग 1-2 दफ़ा और करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, कमाल भाई के साथ भी। तो जज़ाकल्लाह खैर कमाल भाई, आप यहाँ पे आए, आपने जो है ना हमें वक्त दिया, और इस पूरे एक्सपीरियंस को आप कैसा बताना चाहेंगे। मेरी बैठक हमारा प्लेटफॉर्म है जिसपे हमारा विजन ये है कि हम वो कंटेंट प्रोवाइड कर सकें जो कि लोग अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट करके चीजों को बेहतर कर सकें। आइदर वो पर्सनल लाइफ भी हो सकती है, आइदर वो बिजनेस भी हो सकता है। तो इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? अच्छा, हसन मेहताब जो है वो मेरी बैठक जो है वो रन कर रहे हैं माशाल्लाह। बड़ा जबरदस्त इनका एक विजन है कि डिफरेंट जो है वो पॉडकास्ट और डिफरेंट नॉलेज शेयर किए जाए, ठीक है ना, जिससे लोगों की लाइफ बेहतर हो। तो मैं इनकी दाद देता हूं, और मैं आप सबको रिकमेंड करता हूं कि भाई इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इनकी पॉडकास्ट जो है सुने। काफ़ी इंटरेस्टिंग लोगों को जो है अपने पॉडकास्ट में बुलाते हैं। अल्लाह ताला इनको जो है ना वो और कामयाबी अता करे, और इनके थ्रू जो है ना वो और दिए जो है ना वो जलें, और लोगों का बहुत फायदा हो इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।